ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी नमाज से पहले मैंने उमर भाई से एक बात कही कि ऐसे मुझे मदरसों से बड़ी शिकायत रहती है। काफ़ी वक्त मैंने मदरसों की तनकीद में गुजारा है। सोशल मीडिया पर कभी कभी अहले मदरसों को मैं तकलीफ़ दे देता हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद, अल-महाद में आने के बाद मैंने बरजस्ता उनसे ये अर्ज़ किया कि बहुत सारी शिकायतें इस मदरसे को, इस महाद को देखकर दूर हो गई। जिस नहज पर यहाँ पर काम किया जा रहा है, और अभी मुख्तसर तारुफ आपने कराया, लेकिन उस तारुफ से पहले ही जो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देखी तो दिल में बड़ा इत्मीनान हुआ कि अफराद की तैयारी का ये बहुत अहम काम इंतहाई मुहाफिज और बहुत ही अमीन हाथों के सुपुर्द है, और इस बात की पूरी उम्मीद है कि इन महफूज और अमीन हाथों से जो नस्ल यहाँ पर तैयार हो रही है वो हिंदुस्तान में उस खला को पूरा करेगी जिसके लिए हम सभी जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं बेहद मशकूर हूँ, बहुत ममनून हूँ हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का। मैं पहली मरतबा आपसे इस्तांबुल में इत्तेहाद उलमा की कॉन्फ्रेंस में मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, और पहली ही मुलाकात में मौलाना ने मुझे ये हुक्म दिया कि अगली बार जब आप हैदराबाद आएँ तो आप यहाँ हाज़िर हों। तो मौलाना के हुक्म पर मैंने, जैसे ही मैं हैदराबाद आया, मेरा यहाँ पर कुछ घरेलू रिश्ता है हैदराबाद से, तो इसलिए मैं जब यहाँ आया मैंने मौलाना को इत्तला दी। मौलाना ने फ़ौरन उमर साहब के ज़रिए मुझे हुक्म पहुँचाया कि मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ। इसलिए इस इंतहाई मोहब्बत के लिए मैं बेहद ममनून हूँ, बहुत मशकूर हूँ, और भाई उमर का भी कि उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ और बहुत एहतमाम के साथ इस मजलिस का इनेकाद किया है। मैं आपके सामने जिस मौजू के तहत गुफ्तगू करना चाहता हूँ उसमें तुर्की के हालात पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपके सामने गुफ्तगू इस नुक्ते नज़र से पेश करूँ कि आप सभी अफराद वो हैं जो यहाँ से फ़ारिग़ होने के बाद इल्मी और अमली तौर पर मिल्लत इस्लामिया की और इस मुल्क की रहनुमाई करेंगे। तो मैं आपके सामने सिर्फ मालूमाती तकरीर करने के बजाय जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं उनको एक नज़रियाती एतबार से भी, एक थ्योरेटिकल अंदाज से भी मैं आपके सामने पेश कर सकूं, ताकि यहाँ से इस तकरीर का एक फ़ायदा ये भी हो कि जब आइंदा आप भी मशरिक़ वस्ता के ममालिक का, वहाँ के हालात का जायज़ा लें तो ये मेरी तकरीर उसमें थोड़ी बहुत आ सके। सबसे पहले मैं आपके सामने तुर्की का एक उस्मानी सल्तनत का ये मैप आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो 1361 में उस्मानी सल्तनत एक सिर्फ इतने इलाके में थी। इसमें आप देख सकते हैं इस्तांबुल का एक इलाका है, और बल्कान का इलाका है, और एशिया के तरफ का एक इलाका है जो शामिल है। बहुत महदूद ये है। ये उस्मानी सल्तनत के बाकायदा क़याम से पहले 1339 का मैप है। ये जैसे जैसे उसका तोसी हुई है उस्मानी सल्तनत की, उसके एतबार से मैं आपके सामने मैप पेश कर रहा हूँ। उसके बाद 1566 का टाइम है जब सलमान अल-कानूनी सुल्तान हुआ करते थे, और उनके ज़माने में आप देख सकते हैं कि पूरा तुर्की है, और जज़ीरतुल अरब में हरमैन शरीफैन और यमन का एक हिस्सा है वो भी शामिल है, मिस्र का हिस्सा शामिल है, और शुमाली अफ्रीका में ट्यूनिस है, अलजायर है, मोरक्को है, लीबिया है। ये सारे ममालिक भी उस्मानी खिलाफत का हिस्सा बन गए हैं। उसके 400 साल के बाद जब ज़वाल का वक्त शुरू हुआ है,
जब पूरी दुनिया में कॉलोनियल इस्तेमारी ताकतें फैल चुकी हैं, तो उस वक्त 1913 में उस्मानी सल्तनत सिकुड़ करके इतने हिस्से में रह गई है, जिसमें जज़ीरतुल अरब और यमन का हिस्सा है, तुर्की का हिस्सा है और इराक़ और शाम का एक हिस्सा बाकी है। और शुमाली अफ्रीका से सारे जो उनके हिस्से हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपके सामने जो नज़री गुफ्तगू है मैं उसको पेश करना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। उस्मानी सल्तनत जिस तरह से फैल रही थी, उसके फैलने में ख़ुद इस्लाम का नज़रिया और उस्मानी और तुर्कों की फ़िक्री क़ुव्वत बहुत ज़्यादा शामिल थी, जिसकी वजह से वो अपने वक्त के इल्मी एतबार से, फ़िक्री एतबार से सुपर पावर बन करके उभर रहे थे। और वो पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स वहाँ आकर जमा होते थे, वहाँ आकर के काम करते थे, उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बनते थे। और अमली एतबार से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑटोमन एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा नमूना पेश किया था कि जिसकी वजह से आज भी बहुत बड़े आर्काइव्स मौजूद हैं। उससे इस बात की दलील मिलती है कि इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने ममलकत को चलाने की कोशिश की थी। ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा तारुफ कराया गया था, डिफेंस का एक पूरा तारुफ कराया गया था। गालिबन पूरी दुनिया में जो पहला हर्बी कॉलेज जिसको कहते हैं या वॉर कॉलेज कहते हैं, वो पहला इस तरह का इदारा इस्तांबुल में ऑटोमन सल्तनत के ज़रिए कायम किया गया। अपने आप को डिफेंस के मैदान में ख़ुद मुनहसिर बनाने के लिए उस्मानी सल्तनत ने बेहद बहुत मुनज़्ज़म कोशिशें की। ये सब हो रहा था, उसके साथ साथ आलमी सतह पर जो तब्दीलियाँ वाक़ हो रही थी वो ये थी कि पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनती इनकलाब बर्पा हो रहा था। उस सनती इनकलाब की वजह से साइंसी इजादात भी हो रही थी, शहर नए तरीक़ों से बस रहे थे, अर्बनाइजेशन हो रहा था, लोग देहातों से निकल कर के फैक्ट्रियों के करीब आकर के रुकने की कोशिश कर रहे थे। पहले बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे बसा करते थे, जंगलों के किनारे बसा करते थे, जहाँ पर खाने पीने के सामान ज़्यादा होते थे वहाँ बसा करते थे। लेकिन उसके बाद शहरों के बसने का तरीक़ा बदलने लगा। जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ होती थी, जहाँ पर पैदावार होती थी, जहाँ पर काम के मौके होते थे, वहाँ पर लोग आने लगे। और वहाँ पर एक सनती इनकलाब की वजह से, मिसाल के तौर पर किसी मुल्क में कपड़ों के बड़े कारखाने कायम हो गए हैं, तो कपड़ों के कारखानों के इर्द गिर्द बड़े बड़े शहर बसने लगे, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बसने लगी और एक मुनज़्ज़म अंदाज में शहरों की प्लानिंग शुरू हो गई, जिसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो जब अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो उसकी वजह से जो इक़्तिसादी क़ुव्वत है शहरों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और फिर उन लोगों ने इस बात की कोशिश की कि जो कच्चा माल है वो कहीं से सस्ते तरीके से हासिल किया जाए और उसको तैयार करने के लिए जो मजदूर है वो भी बहुत सस्ते से सस्ता मिल जाए और फिर उसको महंगे से महंगे दामों पर मार्केट में बेचा जाए। ये बुनियादी तौर पर एक इकनॉमी चलाने का एक आसान तरीका होता है जो जहन में इंसान के काम करता है। उस जहन के मुताबिक इस्तेमारी ताकतों ने इस बात को सोचा कि जो कच्चा माल है वो सबसे ज़्यादा सस्ता कहाँ मिल सकता है। तो उन्होंने तीसरी दुनिया का रुख किया, हिंदुस्तान का, उस्मानी सल्तनत के अंदर जितने इलाके थे वहाँ का रुख किया, अफ्रीका गए और उन जगहों पर जाकर के उन्होंने कच्चा माल तलाश करने की कोशिश की और वहाँ से सारा कच्चा माल उठा करके उन्होंने शिप्स के ज़रिए यूरोप में भेजने की कोशिश की, वहाँ पर भेजा। इतना ही नहीं बल्कि उस सामान को सस्ते से सस्ते उसमें तैयार करने के लिए गुलाम उठा करके ले गए ताकि वो उन फैक्ट्रियों में जाकर के काम करें और फिर वो सस्ते से सस्ते तरीके से वो तैयार होकर के फिर वो महंगे अंदाज में बेचा जाए और फिर वो बेचने के लिए इन्हीं मुल्कों को दिया जाए। इस वजह से ये जो नई इकनॉमी बन रही थी उस नई इकनॉमी में एक नए तरीके की सियासत भी जन्म ले रही थी। इस नए तरीके की सियासत में मुल्क बनने लगे। पहले सल्तनतें हुआ करती थी, उसके बाद कौमी रियासतें बनने लगी। कौमी रियासतों का मतलब ये होता है कि एक इलाका, एक तरह का कल्चर, एक तरह की ज़ुबान, एक तरह की मार्केट और वहाँ पर एक तरह के काम करने का अंदाज़, वो उस इलाके को एक मुल्क का नाम दे करके उसमें एक उसको कहते हैं कि सॉवरेनिटी उसको हासिल हो जाएगी। उससे पहले जो ईसाई सल्तनतें थी वो आपस में जंग किया करती थी। 1648 में वेस्टफेलिया नाम की एक ट्रीटी हुई, एक मुआहदा हुआ। उसमें सभी लोगों ने इस बात को तय किया कि मजहब को हम सल्तनत के कामों से दूर कर देंगे और उसके बाद हम एक दूसरे को सॉवरेन यानी खुद मुख्तार तस्लीम करके उनके कामों में मुदाखलत नहीं करेंगे बल्कि कोऑपरेशन के जरिए बहुत सारा काम चला लेंगे, तिजारती मुआहदे कर लेंगे, सियासी मुआहदे कर लेंगे। इस एतबार से बहुत सारे ममालिक का वजूद हो गया।
बहुत सारे जब ममालिक वजूद में आने लगे तो ये कौमी रियासतें बन गई और इसकी बुनियाद पर कौमी जज्बा भी बेदार किया जाने लगा। कौमी जज्बा बेदार करने के लिए अखबारात का सहारा लिया जाने लगा, उसके ज़रिए ये बताने जाने लगा कि हम जर्मन हैं, हम तुर्क हैं, हम अरब हैं, हम फलां हैं, हम फलां हैं। इस बुनियाद पर हर इलाका जो नया मुल्क बन रहा था उसके लिए एक नए कौमी जज्बे की ज़रूरत थी। पहले कौमी जज्बा मज़हब का होता था, ईसाइयत की बुनियाद पर या प्रोटेस्टेंट के दीनी हलकों के तरफ से उनके लिए या दूसरे मज़ाहिब के लिए या फिर इस्लाम के लिए, या इस्लाम में भी सुन्नी और शियों के नाम पर यह मजहबी जज्बा उसमें काम करता था। लेकिन अब कौमियत यानी कौमी इलाकाई कौमियत की बुनियाद पर एक जज्बा काम करने लगा और वो लोगों को मुत्तहिद करने लगा। इस बुनियाद पर जब रियासतें बनने लगी तो मगरबी मुफक्किरीन ने, उनके सियासी मुफक्किरीन ने इस बात को आम किया कि कौमी रियासतें वो सबसे कामयाब तरीक़ा है हुक्मरानी का और मुल्कों को चलाने का। इस नए मॉडल में, इस नए तरीक़े हुकूमत में हमने आपको बताया कि कैसे कैसे कच्चा माल हासिल किया जाता है, कैसे इक़्तिसादियात मजबूत की जाती है। उन्हीं मुफक्किरीन ने आकर के फिर आलम अरब को और मुसलमानों के दरमियान भी इस बात को आम किया कि देखिए आप लोग अलग अलग ममालिक हैं, अलग अलग लोग हैं, अरबों को तुर्कों से क्या निस्बत, अफ्रीका के लोगों को अरबों से क्या निस्बत। फिर एक दूसरे से उनके अंदर एक नफरत का जज्बा पैदा किया गया, आपस में उनको लड़ाने की कोशिश की गई। एक पूरा लिटरेचर उसके ऊपर तैयार है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया का अगर आपने नाम सुना हो तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि उसने कैसे तुर्कों को अरबों को, अरबों से तुर्कों को, उनके दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि आप लोग कभी भी एक जैसे नहीं हैं और कभी भी आपको एक जैसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि आप लोग अलग अलग मुल्क हैं और अलग अलग तरीके से रहना चाहिए। तो इस एक तरफ इक़्तिसादी महाज था जिसकी वजह से उस्मानी सल्तनत कमज़ोर पड़ रही थी, उसके ऊपर कर्ज बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ जो मार्केट थी वो उनके हाथ से निकलती जा रही थी और मगरबी ममालिक जो सनती एतबार से बहुत तरक्की करते जा रहे थे और साइंसी एतबार से बड़ी तरक्की करते जा रहे थे, उनके पास बहुत ही एडवांस किस्म की शिप्स वो आने लगी थी, मशीनें आने लगी थी। उन्होंने सारी दुनिया के जो पोर्ट सिटीज़ थे, साहिली इलाके थे, वहाँ पर कब्जा करना शुरू किया। जैसे आपको पुर्तगाल के बारे में आपको पता होगा, बहुत छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सारी दुनिया के अहम जो साहिली इलाके थे वहाँ पर कब्जा किया। वहाँ से अपनी शिप भेजते थे, सारा सामान ला करके वो हर बंदरगाहों से गुजर करके आराम से वो सभी मार्केट्स में चला जाता था। बरतानिया ने फिर उसके बाद कब्जा करना शुरू किया, फिर फ्रेंच ने कब्जा करना शुरू किया, फिर सारे इसी तरह के लोगों ने कब्जा किया। आपको मालूम है कि इंडोनेशिया में डच जो बहुत छोटा मुल्क है नीदरलैंड, उन्होंने आकर के वहाँ पर कब्जा किया। इसी तरह से छोटे छोटे ममालिक अपनी सनती ताकत की बुनियाद पर और अपनी साइंसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर उन्होंने इन सभी ममालिक पर कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इस बात का भी उनके अंदर असर डाला कि वो कौमी बुनियादों पर अलग अलग हो जाएं और वो दूसरी बुनियादों पर जैसे वो पहले मुत्तहिद थे वो मुत्तहिद होने की कोशिश ना करें। इसी तरह से हिंदुस्तान में आकर के भी उन्होंने हिंदुस्तान के दरमियान लोगों को बताया कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम तो एक मुल्क कभी थे ही नहीं, कभी रह नहीं सकते, तुम एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हो, तुम एक दूसरे को मारते हो, तो इस बुनियाद पर तुमको अलग अलग रहना चाहिए। चुनांचा हमारे खित्ते में भी 3-3 ममालिक बन गए और अगर उनकी कोशिशें और चलती रहती तो वो इस बात की कोशिश कर सकते थे कि 3 नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा ममालिक इस खित्ते में बन जाते। तो मैं आपके सामने ये अर्ज कर रहा था कि तुर्की इस सनती इनकलाब की दौड़ में नाकाम होने लगा और इक़्तिसादी एतबार से वो कमज़ोर होने लगा और जो कौमी रियासत का नज़रिया था वो इतना आगे बढ़ने लगा कि खुद उनकी सल्तनत के अंदर रहने वाले जैसे मिस्र के वाली ने उनके खिलाफ बगावत की, दूसरे इलाकों के लोगों ने बगावत की और फिर इस्तेमारी ताकतों ने सारे उन अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया, अहम जगहों पर, अहम साहिली इलाकों पर, बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उस्मानी सल्तनत हर तरफ से शिकस्त खाने लगी और फिर उनको बहुत ही ख़राब और बहुत ही कंप्रोमाइज़ उनको ऐसे करने पड़े कि जिसकी वजह से वो फिर दोबारा उठने की पोजीशन में नहीं रहे। ये है वो तरीक़ा जिस तरीके से मुल्क बांटे गए थे। ये नेपोलियन बोनापार्ट और विलियम पिट हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो कैसे बांट रहे हैं मुल्कों को। एक ग्लोब रखा हुआ है, वो ऐसे ऐसे उसको बांट रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बांटा गया है। अगर आप अफ्रीका के ममालिक को देखें तो ऐसे लगता है कि स्केल खींच करके ऐसे बांट दिया गया कि लीजिए भाई ये आपका टुकड़ा है, ये आपका टुकड़ा है, ये आपका टुकड़ा है, और फिर हर टुकड़े के लिए एक अलग नेशनलिज्म पैदा किया गया है। बिल्कुल इसी तरह से वो हुआ है। तो तुर्की उसके बाद 1920 में तुर्की की से जो बहुत सारी जंगें हुई हैं, तो उन जंगों के बाद तुर्की सिर्फ इतने इलाकों में रह गया है। जो मौजूदा तुर्की है उसके अंदर भी ये छोटा सा खित्ता है जहां पर तुर्की मौजूद था। इसको आप
देख सकते हैं कि ये ऑटोमन एम्पायर है, और इसमें आप देखेंगे कि ऊपर का इलाका उस्मानी सल्तनत का है, नीचे का इलाका उसमें इटालियन है, फ्रेंच है और ग्रीक जोन है और ब्रिटिश जोन है, इंटरनेशनल जोन है, और फ्रेंच मैंडेट जो सीरिया के पास है वो है, आर्मीनिया को इलाका दिया गया, पूरा तुर्की बटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये था वो तुर्की जो 1920 में मौजूद था। उसके बाद ये ट्रीटी ऑफ लुज़ेन जो है, जिसको हम लोग जानते हैं, वो हुई। ये अहम जो इवेंट्स हैं जिन्होंने तुर्की के बॉर्डर को बदल दिया है, मैं उसका आपको छोटा सा तारुफ कराता हूँ कि जैसे ट्रीटी ऑफ सिवर्स है, जो उसमें जो अगस्त 1920 में हुई है, वो ऑटोमन्स में और अलाइड फोर्सेस में, यानी जो जर्मनी के खिलाफ जो फोर्सेस लड़ रही थी उनके दरमियान जब मुआहदा हुआ है, तो उसके नतीजे में वो जो तुर्की अभी जिसका मैंने मैप आपको दिखाया है, वो तुर्की वजूद में आया था। लेकिन जब वो तुर्की वजूद में आया तो उस वक्त तुर्की के अंदर बहुत सारे खिलाफत के अंदर, उस्मानी खिलाफत के अंदर बस बहुत सारी बगावतें हो रही थी। उसमें अंजुमन तरक्की और इत्तेहाद, और उसके अलावा दूसरी अंजुमनें थी जो आपस में लड़ रही थी और इस बात की कोशिश कर रही थी कि वो उस्मानी सल्तनत जो है वो अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी दस्तूरी मोनार्की बना दे, यानी कि खिलाफत का खलीफा का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, वो बराए नाम खलीफा होंगे, लेकिन सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए जाएंगे। इस पूरे इस्लाह के दौर को तंजीमात का दौर कहा जाता है, और इस तंजीमात के दौर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, पार्लियामेंट बनाई गई, और पार्लियामेंट के पास बहुत सारे हुकूक आ गए। इन पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों को इस बात का उनका नज़रिया था कि खिलाफत को, यानी अब जो नई तरह की मोनार्की बनाई जा रही है, नया तरह का निज़ाम बनाया जा रहा है, उसमें एक फेडरल टाइप का सिस्टम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन अंजुमन तरक्की और इत्तेहाद का ख्याल ये था कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करेगा, तो वो लोग उसमें हावी थे। लेकिन 1920 में जब तुर्की बट करके इतना छोटा रह गया तो फिर सब कुछ ख़त्म होने लगा। तो उस वक्त फ़ौज के अंदर फिर एक और बगावत हुई, और उस वक्त कमाल अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो उस वक्त ग्रीस में बेसिकली वो रहने वाले थे, और फ़लस्तीन में और दूसरे बहुत सारे ममालिक में उनकी पोस्टिंग हुई थी, और बहुत तकरीबन अपने सभी जंगी महाज पर वो बहुत कामयाब हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने, और वो सुल्तान वहीदुद्दीन के बहुत ही मुकर्रब, बहुत ही करीब थे, वो बहुत उनके पसंदीदा जनरल में से थे वो। और वो जब उन्होंने इस बात को सुना कि खिलाफत को इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया है कि वो उस ट्रीटी को तस्लीम कर लें, तो उन्होंने खिलाफत से बगावत कर दी, और उन्होंने कहा कि वो अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फिर से लड़ेंगे। और वो भाग करके फिर वो अंकारा गए, और वहाँ से समसून गए, और वहाँ से उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट मूवमेंट उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो पुराना जो इलाका अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है, ये इलाका, उन्होंने कहा कि हमको ये इलाका नहीं चाहिए, हम जहाँ जहाँ पर मगरबी ममालिक का कब्जा है, हमें वो फिर से वापस चाहिए। तो फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में एक नया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हुई, और फिर उस जद्दोजहद के बाद बड़ी उनको कामयाबी मिली, और उस कामयाबी के बाद जो मौजूदा तुर्की, हम उसका अभी यहाँ पर मैप नहीं दे सके, लेकिन ये समझिए कि ये जो भी मौजूदा मैप दिख रहा है, ये वही तुर्की है जो ट्रीटी ऑफ लुसेन से ट्रीटी ऑफ सेवर्स के बाद जो उनको हासिल हुआ है, ये वो तुर्की। उसमें नीचे का एक खित्ता है जो मिस्र में, जिसको हताए कहते हैं, शाम में, वो हताए बाद में तुर्की को मिल गया है, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये जो मौजूदा तुर्की है, ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जद्दोजहद से, उनकी लड़ाई से, और उन्होंने जो उस्मानी सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत की, उसके नतीजे में ये हासिल हुआ। तो उस्मानी सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत करने के जुर्म में उनको बर्खास्त किया गया, उनके ख़िलाफ़ सज़ाए मौत भी तजवीज़ की गई। लेकिन आखिरकार वो जीते, और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि जो दस्तूरी खिलाफत थी वो कायम रहे, लेकिन इसके बावजूद भी दस्तूरी खिलाफत को कायम रखने पर इत्तफाक नहीं हो पाया, और उन्होंने 1923 में खिलाफत को बाकायदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इसके नतीजे में दुनिया में जाहिर सी बात है कि पूरी इस्लामी दुनिया में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के ख़िलाफ़ बहुत ही इस्लामी दुनिया में बड़े शिद्दत के जज्बात पैदा हो गए। लेकिन अगर आप तुर्की का मंजरनामा उस वक्त देखेंगे तो इलाके जिस तरह से खो रहे थे, तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उस ज़माने में एक ऐसे फिगर के तौर पर उभर के आए हैं जिन्होंने तुर्की की खोए हुए इलाकों को फिर से वापस किया है, और उसको मुत्तहिद करके वो जो नया तुर्की है उसको उन्होंने बनाया है।
तो इस हैसियत से तुर्की के अवाम के अंदर, तुर्की के लोगों के अंदर, जो तुर्की नेशनलिस्ट लोग हैं उनके अंदर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को लेकर के गैर मामूली जज्बात पाए जाते हैं। और फिर वो जो 1923 के बाद नया तुर्की जन्म ले रहा है उसको हम कहते हैं केमालिस्ट तुर्की, यानी वो तुर्की जो कमाल अतातुर्क के पीछे है और उनके नक्शे कदम पर है। 1923 के बाद से 1938 तक, जब तक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जिंदा रहे, उस वक्त तक वो ममलकत के तुर्की के सरबराह रहे और अपने ज़माने में उन्होंने एक नए किस्म का तुर्की बनाने का फैसला लिया। मैं उसका मुख्तसर से तारुफ आपके सामने करता हूँ कि 6 बुनियादें हैं कमाल अतातुर्क की, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने तुर्की को बनाया। वो है कमालिज्म, रिपब्लिकनिज्म, नेशनलिज्म, स्टेटिज्म, पॉपुलिज्म, लेसिज्म, रिफॉर्मिज्म। यानी इसका मतलब ये है कि एक रिपब्लिक अप्रोच होगा, रिपब्लिक मुल्क बनेगा, कौम परस्त मुल्क होगा जी, ये यहाँ कौम परस्त वो होगा और एक मरकजी स्टेट वहाँ पर कायम होगा और अवाम के ज़रिए चुना जाएगा, सेकुलर होगा और मुस्लिहाना यानी रिफॉर्मिस्ट होगा, यानी कि सारे चीज़ें जो पहले पुरानी थी उनको तब्दील किया जाएगा। रिफॉर्मिज्म का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले उन्होंने तुर्की अरबी ज़ुबान के ऊपर पाबंदी लगाई, अरबी ज़ुबान में जो तुर्किश लिखी जाती थी अरबी स्क्रिप्ट में उसके ऊपर पाबंदी लगाई, अरबी जो हैट पहनी जाती थी, कैप टोपी पहनी जाती थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई, अरबी कपड़ों के ऊपर पाबंदी लगाई, यहाँ तक कि अरबी में जो अजान दी जाती थी उसको भी पाबंदी उस पर लगाई गई और तुर्किश ज़ुबान में अजान देने की इजाज़त दी गई। इस तरह से आप देखेंगे कि एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें तुर्की को ऊपर से मगरिब ज़दा बनाने की कोशिश की गई है, स्टेट की तरफ से ऊपर से। हालांकि तुर्की की आवाम उस वक्त भी बहुत ही मजहब पसंद थी और मजहब से मोहब्बत करती थी, लेकिन चूंकि ऊपर से इसको मुसल्लत किया गया था, इस वजह से जो शहरी इलाकों में ये मगरिबियत का जो दौर है वो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर आ गया। इसके नतीजे में ये हो गया कि बड़े शहरों में जो एलीट क्लास था, हुक्मरानों के करीब था, या जो बिजनेस क्लास था या जो अमीर क्लास था, वो सब बहुत ज़्यादा मगरिब पसंद हो गया। और इसी वजह से फिर मगरिबी ममालिक ने कमाल अतातुर्क के साथ बहुत कोऑपरेशन किया और तुर्की के साथ बहुत ताउन किया और तुर्की को उसके बाद नाटो का, सेंटो का हिस्सा बनाया गया। अगरचे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की को एक मगरिब, रशिया, सोवियत यूनियन और नाटो से अलग रखना चाहते थे, लेकिन इसलिए उसमें कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन बहुत ही तेज़ी के साथ वो तुर्की की तरफ बढ़ रहा था और उसको अपने असर में लाना चाहता था। उससे बचने के लिए मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने और उनके बाद के हुक्मरानों ने इस बात का इरादा किया कि हम मगरिबी ममालिक से अपनी क़ुर्बत को बढ़ाएंगे। आखिरकार 1956 में नाटो के मेंबर भी बन गए और नाटो के मेंबर बनने के बाद फ़ौजी एतबार से तुर्की मगरिबी फ़ौजी निज़ाम का एक अहम जुज़्व बन गया। उस निज़ाम का हिस्सा बनने की वजह से तुर्की को यूरोपियन ममालिक और अमेरिका की जो ताउन होता है टेक्नोलॉजी का, वो सारी चीज़ें उनको हासिल होने लगी और उसकी वजह से तुर्की को जो मॉडर्नाइजेशन जिसको हम कहते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो मॉडर्नाइजेशन है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर यह बात अर्ज करनी ज़रूरी है कि ये सियासत की, नए तुर्की की सियासत की ये इब्तदा है, यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। अब इसके बाद से जो राजनीति, जो सियासत शुरू होती है वो इसी के खिलाफ या इसी के साथ चल करके शुरू होती है। चुनांचा 1938 में जब पहली बार मल्टी पार्टी सिस्टम किया गया, उस वक्त तक की सिर्फ कमाल अतातुर्क की जो जगह पे थी रिपब्लिकन पार्टी थी, सिर्फ उसको इजाज़त थी कि वही सब कुछ है। लेकिन 1938 में पहली बार मल्टी पार्टी सिस्टम किया गया तो उसके नतीजे में जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के खिलाफ बहुत सारे दूसरे उम्मीदवार थे जो ये चाहते थे कि थोड़ी इजाज़त दी जाए, अरबी ज़ुबान को भी अलाउ किया जाए और अरबी ज़ुबान में अजान को भी उसकी परमिशन दी जाए। इस तरह की जो आवाज़ें रखने वाले थे वो लोग भी थे, जो कौम परस्त थे वो भी थे, कुर्दिश जो लोग थे वो भी थे। तो ये अलग अलग खेमे के लोग थे जो तुर्की के अंदर उस वक्त भी पाए जाते थे। चुनांचा जब 1938 के बाद से जो तुर्की की राजनीति शुरू हो रही है वो इन अलग अलग दायरों में बढ़ रही है। इस्लाम पसंद ताकतें जो वहाँ पर जमा है तुर्की के अंदर, वो पहले दिन से इस बात को कह रही थी कि खिलाफत का खात्मा ज़रूरी नहीं था। वो कमाल अतातुर्क के खिलाफ नहीं है, वो कमाल अतातुर्क से बहुत मोहब्बत वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि कमाल अतातुर्क को तुर्की को बनाने के बाद खिलाफत का खात्मा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके बगैर भी हम आगे बढ़ सकते थे, यह खिलाफत के अंदर इस्लाह पैदा की जा सकती थी। इस बुनियाद पर वहाँ के जो इस्लाम पसंद या जो मज़हब पसंद अवाम थे वो
लगातार सेकुलर पार्टीज़ की मुखालफत करते रहे और उसके बाद की जो पाबंदियाँ आयद हुई हैं, मस्जिद मदारिस बंद किए गए हैं, मदारिस को के अंदर निसाब तब्दील कर दिया गया है, बहुत ही कम मदरसों को इजाज़त दी गई कि वो काम कर सकें, बल्कि शेख महमूद अफंदी का जो तस्करा भी आता है, उनका जो सिलसिला है उस सिलसिले को पूरी तरह से कुचल दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, सभी मजहबी हलकों को बंद करने की कोशिश की गई। तो इस्लाम जो मज़हब पसंद तबका है उन्होंने इस बात की आवाज़ उठाना शुरू करी कि तुर्की के अंदर इन सभी चीज़ों की भी इजाज़त मिलना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारी वो ख़वातीन जो स्कार्फ पहनती थी उनका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता था, या टीचर की पोस्ट पर या किसी भी सरकारी पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन आखिरी दौर में जाकर के उनको ये कहा जाता था कि अगर आप स्कार्फ पहन करके आएंगी तो फिर आपको यहाँ पर वो पोजीशन नहीं दी जाएगी। चुनांचे हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसी ख़वातीन आज भी पाई जाती हैं, आप उनसे जाकर के सुन सकते हैं कि उनका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो इस वजह से नहीं उसको जा पाई क्योंकि उनके ऊपर ये शर्त लगाएगी कि आपको स्कार्फ उतारना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इस्लाम पसंद ताकत ये सभी डिमांड्स को लेकर के आगे बढ़ रही थी। आने वाले दिनों में तुर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने लगा। इस्लाम पसंद ताकतों ने यह कहा कि तुर्की को यूरोपियन यूनियन का आप हिस्सा बना रहे हैं तो इसकी वजह से वो और ज़्यादा मगरबी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम मगरबी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कौम परस्त ताकतें ये चाहती थी कि तुर्की के अंदर तुर्की ज़ुबान की बुनियाद पर, तुर्क कौमियत की बुनियाद पर जितने भी तुर्क इलाके हैं पूरी दुनिया में उनसे रिश्ते मजबूत किए जाएँ, उन पर तरजीह दी जाए। यहाँ तक कि जो चीन का तुर्किस्तान का इलाका है, जो सेंट्रल एशिया का तुर्किस्तान का इलाका है, उन सब पर तवज्जो दी जाए। वो कौम परस्त ताकतें थी, उनकी वजह से जो कुर्दिश लोग थे, जो कुर्दिश ज़ुबान बोलते थे, उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई, उनके ऊपर सख्तियाँ की गई और कुर्दिश ज़ुबान को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की, बड़े मजालिम भी उनके ऊपर किए गए। इस्लाम पसंद ताकतों ने यह कहा कि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुर्की के अंदर रहते हुए कुर्दिश ज़ुबान को भी अलाउ कर सकते हैं, कुर्दिश लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रख सकते हैं और जो दूसरी कौमें हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक रखा जा सकता है। तो आप इस हैसियत से देखेंगे कि इस्लाम पसंद जो जमातें हैं वो ज़्यादा लोगों के करीब होती चली जा रही हैं। आने वाले दिनों में लोगों ने इस्लाम पसंद ताकतों को, इस्लाम पसंद जमातों को इस हैसियत से पसंद करना शुरू कर दिया कि वो उनके पास जो मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तुर्की के अंदर मौजूद सभी किस्म के लोगों को अपने साथ एकोमोडेट करने के लिए, अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार हैं। तो फिर धीरे धीरे मुसलमान या मज़हब पसंद जो जमातें हैं, जिसमें नजमुद्दीन अरबकान साहब की जो पार्टी है मिली सलामत पार्टी, बाद में वेलफेयर पार्टी बनाई, फिर फजीलत पार्टी बनाई, उनकी जमात को लगातार कामयाबी हासिल होने लगी और उनकी जब कामयाबी बढ़ी तो फिर उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई कि आप इस मुल्क का जो सेकुलर निज़ाम है उस सेकुलर निज़ाम के लिए आप ख़तरा हैं। तो कम से कम 2 मरतबा तो नजमुद्दीन अरबकान को हटाया गया हुकूमत से और उनकी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई, उनको 5 साल के लिए बैन किया गया और ये कई मरतबा लगातार उनके साथ होता रहा, उनके लोगों को जेल भेजा जाता रहा। लेकिन मज़हब पसंद जमातों ने वहाँ इस बात का ऐलान कर रखा था कि वो किसी भी तरह की तब्दीली के लिए वो ना तो जंग का रास्ता अख्तियार करेंगे, ना तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करेंगे, बल्कि वो सियासी ज़ुबान में इसका मुकाबला करते रहेंगे। तो उसके नतीजे में एक सियासी बेदारी वहाँ पर पैदा होती रही और 5 साल के बाद जब पाबंदी हट जाती थी फिर वो दोबारा मैदान में आते थे। इस तरह से उसी सियासी जमात में रजब तैयब एर्दोगान 1994 में उन्होंने इस्तांबुल का इलेक्शन लड़ा और उस इस्तांबुल के इलेक्शन में लड़ने में वो कामयाब हुए और फिर उन्होंने इस्तांबुल बल्दिया को दुनिया की सबसे अच्छी बल्दिया का खिताब पूरी दुनिया से जिताया और उनके ज़माने में इस्तांबुल को सचमुच में एक मॉडर्न इस्तांबुल बना दिया गया। तो लोगों ने इस बात को देखा कि ये एक इस्लाम पसंद, एक कंजर्वेटिव आदमी जो फंडामेंटलिस्ट हम उसको कहते हैं, वो एक इंसान आकर के इस्तांबुल को इतना बड़ा शहर बना देगा, इतनी कामयाबी उसको दिला देगा कि उसके अंदर उसके सारे रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, उसकी इमारतें बहुत शानदार हो जाएंगी, सड़कें बहुत अच्छी हो जाएंगी, पुलों का एरिया बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल्स बन जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि इस यानी कि जो मजहब पसंद लोग होते हैं वो डेवलपमेंट ला सकते हैं। एक नया मॉडल उन्होंने पेश कर दिया। उसी दौरान उन्होंने एक नज्म पढ़ दी थी, जिस नज्म में पुराने जो कौम पसंद रहनुमा थे उन्होंने एक नज्म पढ़ी थी कि ये मीनारें हमारी मिसाइल हैं, ये डोम हमारे कवर हैं। तो इस तरह की एक जो नज्म पढ़ी थी, ये नज्म पुराने शायर की थी, उनकी अपनी नहीं है। तो इस नज्म के ऊपर अदालत में मुकदमा कायम किया गया कि इन्होंने जो नज्म पढ़ी है ये बहुत ही मजहबी एतबार से शिद्दत पसंद है और इसके नतीजे में इनको सज़ा दी जाएगी और सज़ा उनको जेल की सज़ा हुई और उसके बाद उनके ऊपर 5 साल की पाबंदी आयद की गई। ये जब सिलसिला जारी था तो उसी दरमियान मजहब पसंद जमातें, इस उस्ताद नजमुद्दीन अरबकान की जो जमात थी उनके दरमियान इस बात पर इख्तलाफात बढ़ने लगे कि हमारे दरमियान जो सख्ती है मगरिब को लेकर के कि क्या हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने या ना बने, इस सख्ती को थोड़ा कम होना चाहिए। मजहब पसंद जमातें अपने आप को
ऐसा बनाने की कोशिश करें कि वो सभी तबकात को अपने अंदर शामिल कर लें, ख़वातीन को अपने अंदर बड़े पैमाने पर शामिल कर लें, जो मगरिब पसंद लोग हैं उनको भी शामिल कर लें, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कि जो मुश्तरका मफादात हो सकते हैं मुआशरे के, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। ये इख्तलाफात बड़े बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार सन 2000 में जब पार्टी का इलेक्शन हुआ है तो पार्टी टूट गई, और फिर अब्दुल्ला गुल और तैयब एर्दोआन और इनके दूसरे साथी ने मिलकर के एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम AK पार्टी यानी अदालत वकील कलमा पार्टी, जो आज की पार्टी है, उस पार्टी को बनाया गया। और जब उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ तो वो पहला इलेक्शन एर्दोआन की क़यादत में लड़ा गया। हालांकि वो उस वक्त पाबंदी है उनके ऊपर, लेकिन उनकी टीम पूरा इलेक्शन लड़ रही है और उनको उस इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और फिर उसके बाद उनको पार्लियामेंट में कानून ला करके उनकी सज़ा को माफ़ कराया गया। माफ़ करने के बाद फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद एक नए तुर्की का आगाज़ हुआ। 2002 से जब वो जीते हैं अभी तक की वो हुक्मरानी में हैं, उनकी पार्टी हुक्मरानी में है। इस दौरान जो मॉडल उन्होंने इस्तांबुल में पेश किया था, तकरीबन उसी मॉडल को उन्होंने पूरी तुर्की में ये साबित करके दिखा दिया कि एक नया तुर्की वजूद में लाया जा सकता है। जो लोग 1970 और 1980 में तुर्की गए हैं, जो लोग आज जाते हैं, वो जाकर के इस बात को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। ऑक्सफोर्ड में जाकर के उनके एक मिनिस्टर ने तकरीर की, आप बताइए तुर्की जो यूरोप का मर्दे बीमार कौन है आज, तो वो जाकर के बताते हैं कि तुर्की आप जाकर देख करके आइए कि आज वो कितना तरक्की की राहों पर है। यानी अगर आप हेल्थ सेक्टर में जाएंगे तो दुनिया के बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पर कायम किए गए हैं। हर शहर में 5-5, 6-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर यूनिवर्सिटी में 50% या उससे भी ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है। हर सेक्टर में ख़वातीन काम करने वाली हैं, हर जगह वो जा रही हैं। फिर सड़कों को आप ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, उसके बाद आप इकोनॉमिक आउटपुट पर आ जाइए, इक़्तिसादी ताकत के एतबार से आ जाइए। तुर्की इस वक्त दुनिया में 17वें नंबर पर सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत है। हालांकि उसकी आबादी सिर्फ 8 करोड़ है और उसका रकबा भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने इक़्तिसादी एतबार से अपने आप को दुनिया की 20 जो ताकतवर इकनॉमीज़ हैं उसमें अपने आप को शामिल कर लिया है। तो ये जो पूरा आप देखेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी को मैंने इस पे पेश किया है कि जो रजब तैयब एर्दोआन के जो अचीवमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला अचीवमेंट उनका ये है कि उन्होंने एक सियासी जमात होने के नाते ये पेश करने की कोशिश की है कि हम एक शामिल ऐसी जमात बन सकते हैं जिसमें सभी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। चुनांचे आप उनकी जमात के प्रोग्रामों में जाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि उसमें बहुत सारी बेपर्दा ख़वातीन हैं। बेपर्दा ख़वातीन भी हैं और बापर्दा ख़वातीन भी हैं। उसमें इस बात की शर्त नहीं रखी गई है। अगर आप उस मंजर को देखेंगे जब नकाब ओढ़ने पर पाबंदी है, जहां पर अगर आप सड़कों पर चलते थे तो नकाब नोच लिए जाते थे, तो एक ऐसे माहौल में उन्होंने इस बात की इजाज़त दी कि हमारी जमात में दोनों लोग आएंगे। उसके बाद जाकर 2008 में उन्होंने कानून पास किया कि सभी औरतें जो नकाब पहनना चाहती हैं वो नकाब पहन सकती हैं। उनसे अगर वो हिजाब पहनती हैं तो उनको मेडिकल कॉलेज जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहती है तो कोई रोक नहीं सकता। कानूनी एतबार से उनको नहीं रोका जा सकता। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में फिर भी लोगों ने इस बात की कोशिश की कि हिजाब की बुनियाद पर लोगों को रोका जाए, लेकिन कानूनी एतबार से इस बात को पाबंदी लगा दी गई कि अब हिजाब पहनने की बुनियाद पर किसी भी तरह की कोई तफरीक नहीं बरती जाएगी। इसकी वजह से फिर बड़े पैमाने पर जो देहातों में औरतें थीं, जो मजहब पसंद औरतें थीं, वो सभी हायर एजुकेशन में बहुत बड़े पैमाने पर आने लगी और उसकी वजह से उन्होंने इस बात को महसूस किया कि वो भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। चुनांचे आप तुर्की के रजब तैयब एर्दोआन की पार्टी के आप सभी इलेक्शंस में, सभी प्रोग्रामों में आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में ख़वातीन, हिजाब वाली ख़वातीन, बगैर हिजाब की ख़वातीन, वो सभी वहाँ पर मिलती हैं। तो ये मुमकिन हुआ इस वजह से क्योंकि तुर्की के अंदर जो 1923 से जो बहुत ही सख्ती के साथ जो एक निज़ाम कायम किया गया था, रजब तैयब एर्दोआन की क़यादत में एक ऐसा निज़ाम पेश किया गया कि जिसमें सबको शामिल कर लिया गया। मैं आपको सिर्फ मुसलमानों के सिलसिले में नहीं, गैर मुस्लिमों के सिलसिले में, जैसे वहाँ पर जो उनका इस्तांबुल में जो सबसे पुराना चर्च था उसको रेनोवेट किया गया, उसको बनाया गया और उनको ईसाइयों के हवाला किया गया। जो वहाँ की यहूदी आबादी हैं, उन यहूदी आबादियों के लिए जो उनके माबिद थे, जो उनकी इबादतगाहें हैं, उनको बेहतर बना करके उनके हवाले किया गया कि आप इसका इस्तेमाल करें। या जितने भी दूसरे मज़ाहिब थे, दूसरे फ़िरक़े थे, अभी मैंने आपके सामने कुर्दिश ज़ुबान का तस्करा किया कि कोई कुर्दिश ज़ुबान बोल नहीं सकता था, कुर्दिश ज़ुबान में अखबार नहीं निकल सकता था, कुर्दिश ज़ुबान में तालीम नहीं हो सकती थी। लेकिन रजब तैयब एर्दोआन ने आकर के इस कानून को बदल दिया और ये कहा कि कुर्दिश इलाके में जो लोग बसते हैं उनको कुर्दिश ज़ुबान में पढ़ने की इजाज़त है, तालीम हासिल करने की इजाज़त है, उसमें TV चैनल उनका चल सकता है, उनके अखबारात चल सकते हैं
और सभी काम वो कुर्दिश ज़ुबान में कर सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं हिंदुस्तान में सभी ज़बानों की इजाज़त दी गई है, उसी तरह से तुर्की में भी अब उन्होंने कुर्दिश ज़ुबान को इस बात की इजाज़त दे दी। बल्कि अरबी ज़ुबान को भी, जो बहुत ही कम इलाके में बोली जाती थी, हताई के इलाके में सिर्फ बोली जाती थी, अरबी ज़ुबान को भी बहुत बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने की कोशिश की है। उसी के साथ साथ जो पुरानी उस्मानी रस्मुल ख़त था जो अरबी में था, तो उसका भी एहया करने की कोशिश की है, लोगों को इस बात की तरफ इनकरेज किया है, उनको स्कॉलरशिप दी है कि वो पुरानी तुर्किश ज़ुबान को भी सीखने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो तुर्की के अवाम है वो तैयब एर्दोआन के अंदर एक उस तरह का रहनुमा देखती है कि जो सबके लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। वो एक किसी खास सेक्शन के लीडर बन करके नहीं उभर रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि अब मैं बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स के साथ डिबेट करता हूं तो वो ये सवाल करते हैं कि एर्दोआन जो है वो बहुत ही एंटी डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन आप तुर्की के अंदर अगर डेमोक्रेसी की बहस देखेंगे, जमहूरियत की बहस देखेंगे, तो वहां पर बहस इस बात में हो रही है कि क्या हिजाब पर पाबंदी लगाई रखी जाए या पाबंदी ना लगाए रखी जाए, क्या मजहबी आज़ादियों को रोका जाए या मजहबी आज़ादी दी जाए। इस तरह की वहां पर बहस चली, क्या कुर्दिश ज़ुबान को पाबंदी लगाया जाए या ना लगाया जाए। तो इस्लाम पसंद ताकतें, मजहब पसंद ताकतें जो हैं वो किस तरफ खड़ी हैं? वो इस तरफ खड़ी हैं कि नहीं भाई, हिजाब, गैर हिजाब वालों को भी उसकी भी इजाज़त है कि वो हिजाब पहने या ना पहने, लेकिन जो लोग हिजाब पहनना चाहते हैं उनको भी इस बात की इजाज़त है कि वो हिजाब पहने। कुर्दिश ज़ुबान बोलने वालों को इजाज़त है कि वो कुर्दिश ज़ुबान बोलें, दूसरी ज़ुबानों वालों को भी इजाज़त है। तो वो जमहूरियत की जो बहस है, बुनियादी जमहूरियत लाने की, उसमें आप देखेंगे तुर्की में की सियासत में इस्लाम पसंद जमहूरियत की तरफ खड़े हुए हैं। तो बुनियादी बहस जो है वो ये है कि प्रो डेमोक्रेसी तुर्की में जो लोग हैं वो इस्लाम पसंद और मजहब पसंद लोग हैं। वहां पर डेमोक्रेसी का नैरेटिव बिल्कुल उल्टा है। सभी मुल्कों में आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम पसंद ताकतें जो हैं वो जमहूरियत के खिलाफ हैं, लेकिन तुर्की के केस में आप ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे ज़्यादा ताकतें स्ट्रगल कर रही हैं वो इस्लाम पसंद है, मजहब पसंद है। इस वजह से जो वहाँ की, मैं आपको एक दो मिसालें और देना चाहता हूँ कि खासतौर से जो वहाँ का निज़ाम है, आर्मी, जो फौज वहाँ पर बहुत ताकतवर थी हमेशा से, चूँकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क साहब भी फौजी जनरल थे, तो इस वजह से फौज को इतनी ताकत हासिल थी कि फौज को ये कहा गया था कि वो तुर्की के दस्तूर की हिफाजत करने के लिए किसी भी हुकूमत को कभी भी हटा सकता है। अगर ये आपको लगता है कि सेकुलरिज्म खतरे में है तो आप कभी भी किसी हुकूमत को गिरा सकते हैं, ये हक उनको हासिल था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नाम का एक इदारा है जो सिर्फ फौजियों के पास होता था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है जिसमें सिर्फ फौजी होते थे। ये दोनों इदारे मिलकर के जब चाहते थे किसी भी हुकूमत को गिरा देते थे। चुनांचा तुर्की में 6 से ज़्यादा मिलिट्री कू हुए हैं, इनकलाबात हुए हैं, जिसमें हुकूमतों को फौरन गिरा दिया गया है। एक मरतबा नजमुद्दीन अरबकान साहब को सिर्फ छोटा सा मैसेज देकर के उनको निकाल दिया गया कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। 2007 में जब रजब तैयब एर्दोआन प्राइम मिनिस्टर हैं तब भी वेबसाइट पर मिलिट्री ने एक मैसेज लिख दिया कि जो आप कर रहे हैं वो सेकुलर दस्तूर के खिलाफ है। वो वार्निंग थी कि आपको कभी भी हटाया जा सकता है, 24-48 घंटे के अंदर आपको गिराया जा सकता है। खैर उस वक्त वो बचा ले गए अपने आप को, उन्होंने रोक दिया अपने आप को। हिजाब वगैरह पर जो पाबंदी खत्म करने वाले थे ये उसी दौरान का वाकया है। बाद में यानी शिद्दत का ये अलामत थी कि जब अब्दुल्ला गुल साहब जो प्रेसिडेंट बन करके जब पहली मरतबा वो गए तो उनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है जिसमें हलफ बर्दारी हो रही है, वहां पर जो बड़े मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आपकी वाइफ जो है वो हिजाब पहनती हैं, हम नहीं आ सकते। उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने से मना कर दिया क्योंकि उनकी वाइफ हिजाब पहन करके आ रही। ये शिद्दत थी। तो रजब तैयब एर्दोआन ने आकर के, और इस शिद्दत की यूरोपियन यूनियन भी मुखालिफ की कि ये शिद्दत नहीं होनी चाहिए। तो रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं और यूरोपियन यूनियन के तकाजों के मुताबिक अपनी मिलिट्री की इस्लाह करना चाहते हैं, उनको बदलना चाहते हैं। चुनांचा उन्होंने आकर के इन दोनों इदारों को तब्दील कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को यह कहा कि उसमें जितने फौजी हैं उतने ही सियासतदान भी होना चाहिए, मेंबर पार्लियामेंट भी होना चाहिए, और उसकी जो सदारत करेगा वो प्राइम मिनिस्टर करेगा। इस तरह से उन्होंने उस इदारे को हुकूमत के तहत कर दिया, फौज के तहत से उसको निकाल लिया। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो इदारा होता है जो दस्तूर की वजाहत करता है कि दस्तूर में का मतलब क्या है, उस इदारे को भी उन्होंने फौजी असद से बाहर निकाल करके पार्लियामेंट के मातहत उसको कर दिया। इन दोनों बड़ी तब्दीलियों को करने के बाद फौज की जो ताकत थी बहुत हर इनकलाब को बर्पा करने की, वो ताकत उनकी खत्म हो गई। दस्तूरी एतबार से वो इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते थे। इसी तरह से आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, मैंने आपको बताया कि जो उनके रियासत के इदारे हैं उन इदारों को भी बहुत ही इंक्लूसिव बना दिया, मजहबी लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए पूरी तरह से कर दिया। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसका तस्करा करता चलूँ कि हेल्थ सेक्टर है, गरीबों के लिए इलाज का मामला है।
तुर्की के किसी भी इदारे में, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, आपको पता चलेगा कि इलाज सबसे ज़्यादा सस्ता है और गरीबों के लिए इलाज बड़े बहुत आसानी के साथ अवेलेबल है। महंगे से महंगा इलाज भी और सस्ते से सस्ता इलाज भी, छोटा इलाज भी, बड़ा इलाज भी। इसके नतीजे में पिछले 15 सालों में सभी बैनुल अक़वामी रिपोर्टों का ये एतराफ़ है कि उम्र लोगों की, तुर्की के लोगों की उम्र बढ़ गई है। 95 साल, 100 साल, 101 साल इतना जाकर के जीते हैं। हमने इंतखाबात में जाकर के देखा, वहां पर इंतखाबात जब हो रहे तो देखा 90 साल के लोग वोट देने के लिए चले आ रहे हैं, 95 साल के लोग अकेले पैदल चल करके, लाठी लेकर के वोट देने आ रहे हैं। ये इस बात की अलामत है कि 90 साल के लोग भी वहां पर सेहतमंद हैं और ये मुमकिन हुआ है उनके सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने से। तालीम को मुफ्त बनाने की कोशिश की है। तालीम बहुत, शुरुआत की तालीम तो वहां पर पूरी मुफ्त है, हाई स्कूल तक की, लेकिन उसके आगे हायर एजुकेशन को भी बहुत ही सस्ता बनाने की कोशिश की गई है और तकरीबन सारे उनके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तकरीबन फ्री हैं या बहुत ही कम फीस है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी फिर खोला गया है ताकि और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव तरीके से लोग तालीम हासिल कर सकें। इसी तरह से आप देखेंगे कि टर्की में एक जो अब जो नया टर्की आया है उसमें एक नया तहजीबी असर भी उसके अंदर देखने को मिला। उन्होंने इस बात को बताया कि देखिए हम मुसलमान हैं और मुसलमान रहते हुए भी हम बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। तो आप टीवी सीरियल्स उनके देखें, आप नॉवेल्स हैं, किताबें लिखी जा रही हैं। तुर्की पूरे मशरिक़ वस्ता में सबसे ज़्यादा किताबें इस वक्त तुर्की के अंदर पब्लिश होती हैं, सबसे ज़्यादा लिखा जाता है। अखबारात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, वेबसाइट्स का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। लोग बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, ठीक है, अच्छा बुरा कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन खूब लिख रहे हैं। टीवी प्रोग्राम्स बहुत आ रहे हैं, उनके टीवी प्रोग्राम्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, हिंदुस्तान में पॉपुलर हो रहे हैं और मशरिक़ वस्ता में भी पॉपुलर हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो बड़ी जो बात है वो ये है कि उन्होंने इस बात का एक जो वो बना हुआ था कि जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम पसंद हैं, इस्लाम मुसलमान रहते हुए आप डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। एक मदरसे का तालिब इल्म डेवलपमेंट के बारे में बात ही नहीं कर सकता। एक मदरसे से पढ़ा हुआ लड़का जो है वो तरक्की नहीं ला सकता मुआशरे में। इस मिथ को उन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि तैयब एर्दोआन खुद एक मदरसे से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने इस मिथ को तोड़ा है कि चाहे कोई कहीं से भी पढ़ा हुआ हो लेकिन वो डेवलपमेंट के बारे में सोच सकता है। इस फिक्र के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इस्लाम के बारे में जो बहस चल रही थी उस दौरान कि इस्लाम टेररिज्म है, इस्लाम फंडामेंटलिज्म है, इस्लाम के अंदर गुर्बत को लेकर के, पॉवर्टी को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के कोई सीरियसनेस नहीं है, ये बहस तब्दील हो गई। लोगों ने इसके ऊपर फिर गुफ्तगू करना शुरू कर दिया कि नहीं, इस्लाम डेमोक्रेसी के साथ चल सकता है, इस्लाम शुराइयत के साथ चल सकता है, इस्लाम एकोमोडेट कर सकता है, कल्चरली भी लोगों को एकोमोडेट कर सकता है। तो एक इस्लाम के बारे में बहस करने का जो तरीका है वो बदल गया। जब ये तरीका बदला तो इससे जो मशरिक़ वस्ता में जो इस्लाम पसंद ताकतें थीं या जो मुसलमान थे, जो मजहब को पसंद करते थे और उनमें से सबसे ज़्यादा अक्सरियत जो है वो जेलों में थी, उन लोगों ने सोचा कि अगर तुर्की एक मर्दे बीमार होकर के इतनी तरक्की कर सकता है तो हमारे ममालिक क्यों नहीं कर सकते। तुर्की के अंदर तेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद वो आगे बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो तुर्की के मॉडल से कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर पूरे मशरिक़ वस्ता में अरब बहारिया यानी अरब अपराइजिंग का दौर शुरू हो गया। और जब अरब अपराइजिंग का दौर शुरू हो गया तो तुर्की को लोगों ने एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखा और तुर्की का असर, उस कल्चरली असर, जो कल्चरल असर होता है, सकाफती असर, वो बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया। मैं अपने आखिरी हिस्से पर मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ कि जब अरब अपराइजिंग शुरू हो गई तो अरब अपराइजिंग मिस्र में कामयाब हो गई, ट्यूनिस में कामयाब हो गई और दूसरी जगहों पर कामयाब हो रही थी, लेकिन सीरिया में आकर के वो नाकाम हो गई, यमन में आकर के वो नाकाम हो गई और फिर मिस्र में आकर के फौजी इनकलाब बर्पा हो गया। जब आप देखेंगे कि अरब इनकलाब जो है उसमें कोई बाहर से ताकत इन्वॉल्व नहीं थी, वो कामयाब हो रही थी, फिर अचानक वो नाकाम क्यों होने लगी। जब आप इनके असबाब पर गौर करेंगे तो आपको पता होगा कि मगरबी ममालिक से इस बात की कोशिश की गई कि ये जो अवामी इनकलाब पैदा हो रहा है, अवाम जो ताकतवर हो रही है, अवाम जो ये चाहती है कि हम अपने तरीके से अपनी हुकूमत को चलाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि उन्होंने जिन पपेट्स को बिठा रखा है उन पपेट्स से वो बस फोन करते हैं कि हमें सुएज कैनाल पे ये काम चाहिए, वो हो जाता था। वो जो भी हुक्म देते थे उन हुक्मरानों को वो काम हो जाता था। तो ये जो पपेट की हुकूमतें हैं, इन हुकूमतों का खात्मा हो जाएगा और मगरबी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके नतीजे में जो अवामी इनकलाब पैदा हुआ, उन्होंने कहा कि इस इनकलाब को वापस लाना होगा। तो जिन ममालिक में वो फौरन इनकलाब को वापस मोड़ सकते थे
उन्होंने मिस्र में जाकर के फौज को बहुत पैसे दिए और उसके बाद वहां पर इनकलाब बर्पा हो गया और अब्दुल फत्ताह सीसी दोबारा वहां पर हुक्मरान बनकर के आ गए और उन्होंने मोहम्मद मुर्सी को जेल में कत्ल कर दिया। इसी तरह से उन्होंने ट्यूनिस में भी कोशिश की, लेकिन ट्यूनिस में वो कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने अल्जीरिया में कोशिश की, अल्जीरिया में वो किसी हद तक कामयाब रहे। सीरिया में उन्होंने आकर के पूरे मंजरनामे को इस तरह से खराब कर दिया कि वहां पर बाहर से ताकतें भेजी गई, हथियारों की सप्लाई की गई और एक पुरअमन इनकलाब को एक बहुत ही खतरनाक खाना जंगी में तब्दील कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि जिन लोगों को उन्होंने हथियार दिए थे बाद में उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं है। पहले उन्होंने बशार अल असद के साथ उनको लड़ा दिया और फिर जब वो लड़ाई शुरू हो गई तो फिर उन्होंने अपने आप को वापस खींच लिया। सारा पैसा सऊदी अरब, इमारात और उन सभी ममालिक की तरफ से दिया गया था और उन लोगों ने अपने लोगों को, अपने सपोर्टेड लोगों को उन्होंने पैसे दिए, हथियार दिए और जब लड़ाई बहुत तेज जगह पर पहुंच गई तो सारे मगरबी ममालिक ने अपने आप को पीछे हटा लिया। इसके नतीजे में जो सीरिया में खाना जंगी हुई है, वहां पर एक दूसरे को लोगों ने कत्ल किया है, वो पूरी इस्लामी तारीख में ऐसी खाना जंगी देखने को नहीं मिलती है। और इस खाना जंगी का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को इस्लामी इनकलाब के नाम पर मुल्क कहता था, ईरान, उसने इस पूरे इस इनकलाब में एक ऐसा रोल प्ले किया जो नहायत तकलीफ दे है। उसने अपने ही सुन्नी भाइयों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। ऐसे दहशतगर्दों को उसने भेजना शुरू कर दिया जिन्होंने सुन्नी मोहल्लों का सफाया कर दिया, सुन्नी जो खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनका कत्लेआम कराया गया। और ये सब इस्लामी इनकलाब के जो रहनुमा हैं उनकी निगरानी में या उनके जो फौजी हैं उनकी निगरानी में इराक और शाम में किया गया। इसके नतीजे में एक बहुत ही खतरनाक दहशतगर्दाना सोच भी पैदा हुई जो दाइश के नाम से आई और उस दाइश ने खित्ते में एक और बड़ी बीमारी पैदा कर दी। लेकिन आप देखेंगे कि अहम काम जो है वो ये हो रहा है कि पूरे इस खित्ते को अदम इस्तक़रार में, इनस्टेबिलिटी में धकेल दिया जाए, क्योंकि अगर इस पूरे इलाके को अदम इस्तेहकाम में धकेल दिया जाएगा तो इसको कंट्रोल करना, इसमें अपना हुक्म चलाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तुर्की ने इस बात को महसूस किया कि ये बहुत ही खतरनाक डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, तो तुर्की ने अपना मौक़िफ़ बहुत ही सख्ती से यह कायम रखा कि वो इस पूरे इलाके में अमन चाहता है। और उस अमन चाहने के नतीजे में तुर्की ने फ़ौरन रशिया से इश्तराक किया, ईरान से कहा कि जो भी आप जैसे भी अमन ला सकते हैं आप अमन लाने की कोशिश कीजिए। आस्ताना प्रोसेस शुरू किया, लीबिया में, यमन में, सब जगह पर अमन कायम करने की तुर्की ने कोशिश की है। यही चीज़ें जो हैं वो तुर्की के एक्सटर्नल यानी खारजी चैलेंजेस हैं कि जिसकी वजह से सीरिया के तकरीबन 40 लाख लोग हैं जो तुर्की के अंदर रह रहे हैं। उसकी वजह से तुर्की का जो इकनॉमी, जो इक़्तिसादी बर्डन है वो बहुत बढ़ गया। तकरीबन $40 बिलियन उन्होंने अपने खर्च किए हैं। उनके यूनिवर्सिटीज़ में सीरिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके अस्पतालों में सीरिया के बच्चे आ रहे हैं, सड़कों पर सीरिया के लोग हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर उनके ऊपर जो प्रेशर बना है, इस प्रेशर का एक नतीजा ये भी हुआ है कि जो तुर्की के जो अवाम हैं उनका भी हिस्सा थोड़ा बहुत मारा गया है। अगरचे उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि साथ साथ चलें, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि जहां पर तुर्की के नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए था 2000 रुपए में, तो वहां पर कोई सीरिया का लड़का आ गया जो 1000 में नौकरी कर ले रहा है। उसकी वजह से जो एक नाराजगी की फिजा है तुर्की के अंदर वो पैदा होनी शुरू हो गई। उन्होंने देखा कि सीरिया के लड़के आते हैं इस्तांबुल के अंदर, वो सारा काम सस्ते पैसे में कर दे रहे हैं, तो जो तुर्की के बच्चे हैं उनको काम नहीं मिल रहा, तो एक सीरिया के लोगों के खिलाफ एक जज्बा पैदा होने लगा। ये जज्बा था जिसने इस्तांबुल के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया और जो फरीक़े मुखालिफ है रजब तैयब एर्दोगान की, उन्होंने सीरिया का इशू बना करके और वहाँ के रिफ्यूजीज़ को इशू बना करके बहुत मुहिम चलाई। उसके नतीजे में वो जीत भी गए। उसके बाद इस्लाहात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो 2-3 जो 6 शहरों में बड़े शहरों में जो इलेक्शन हारे हैं, उस इलेक्शन को हारने की जो बुनियादी वजह है वो यही है कि जो सीरिया के अवाम वहाँ बहुत बड़ी तादाद में आ गई थी, उसकी वजह से वहाँ के जो अमीर तबका है, जो वहाँ के तुर्की के रहने वाले लोग हैं, उनको जो मशक्क़तों का सामना करना पड़ा था, जो परेशानियाँ हो रही थी, उसका एक रद्द अमल के तौर पर हुआ है। अगर आने वाले दिनों में रजब तैयब एर्दोगान इस चैलेंज को हल कर लेते हैं, सीरिया में अमन कायम करने की कोशिश उनकी कामयाब हो जाती है और सीरिया के अवाम हिफ्ज़ व अमान के साथ अपने मुल्क वापस चले जाते हैं, वहाँ उनको सेटल कर दिया जाता है, तो आने वाले दिनों में तुर्की की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बेहतर हो जाएगी और तुर्की की जो उनकी अपनी सियासत है AK पार्टी की, वो फिर से मजबूत हो सकती है। इसी तरह से एक बाहरी चैलेंज तुर्की के लिए बड़ा ईरान है, सऊदी अरब है, और ये दोनों ममालिक नहीं चाहते कि तुर्की का उस इलाके के अंदर कोई मजबूत रोल हो सके। तुर्की ये चाहता है कि फौजी एतबार से वो खुद भी मजबूत हो और खित्ते के जो ममालिक है उनको भी मजबूत रखा जाए। खासतौर पर सऊदी अरब इस बात की
की इजाज़त नहीं दे रहा है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर ख़ासतौर से इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो मामला चल रहे हैं और फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं उसमें तुर्की कोई बड़ा रोल प्ले करे। फ़लस्तीन के बारे में कोई भी गुफ्तगू हो, सऊदी अरब ये चाहता है कि उसके बारे में ईरान और तुर्की उसके बारे में कोई गुफ्तगू ना करें, जैसे कि वो मुस्लिम मिल्लत का, मुस्लिम उम्मत का कोई हिस्सा ही नहीं। वो चाहते हैं कि वो सिर्फ अकेले उसका फैसला कर दें, और अकेले फैसला करने का उन्होंने जो मॉडल निकाला है वो ये निकाला है कि फ़लस्तीन के कुछ इलाके इसराइल को परमानेंट दे दिए जाएं और इसराइल उनको रहम के तौर पर एक छोटा सा इलाका दे दे, इसमें एक छोटा सा वो अपना शहर बसा लें और सारे फ़लस्तीनी उस छोटे शहर में रहें, और वो शहर इजरायली हुकूमत के तहत एक शहर होगा, उसके अंदर रहेगा। ना आपके पास फौज होगी, ना आपका अपना फॉरेन मिनिस्टर होगा, ना आपका अपना डिफेंस मिनिस्टर होगा, ना आपकी अपनी करेंसी होगी, आप एक मुल्क नहीं होंगे। फ़लस्तीन कोई मुल्क नहीं होगा बल्कि वो एक छोटा सा शहर होगा। इस फार्मूले को एक्सेप्ट कर लिया जाए, इस फार्मूले को जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की है, अफसोस की बात यह है कि उस मुल्क का नाम सऊदी अरब है और यूनाइटेड अरब अमीरात है। वो ज़ाती तौर पर उनके जो बादशाह हैं और जो उनके क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अमेरिका के सदर के साथ मिलकर के इस डील ऑफ सेंचुरी जिसको कहा जाता है, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं और सारे अरब ममालिक को इस बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको मुस्लिम ममालिक में रजब तैयब एर्दोआन, तुर्की और ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि वो ऐसे किसी फार्मूले को तस्लीम नहीं करना चाहते। खुद फ़लस्तीन इस फार्मूले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि दुनिया का कोई भी गैरतमंद शख्स जिसका एक वन बेडरूम अगर किसी का घर हो, वो भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा कि उसका अपना घर किसी दूसरे आदमी के फ्लैट का हिस्सा हो जाए, वो उसका मालिक हो और वो जब चाहे जैसे चाहे वो इसका इस्तेमाल करने लगे। कोई एक छोटे से अपने घर के लिए इस बात की इजाज़त नहीं देगा, एक पूरे के पूरे मुल्क के लिए इस बात की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। इसके नतीजे में तुर्की फ़लस्तीनी अवाम की जो हिमायत कर रहा है उसको लेकर के सऊदी अरब ये चाहता है कि तुर्की फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत ना करे, फ़लस्तीन के बारे में वो कोई गुफ्तगू ना करे। यूनाइटेड अरब अमीरात भी यही चाहता है कि तुर्की फ़लस्तीन के बारे में कोई गुफ्तगू ना करे। तुर्की को इन सब मामलों से रोकने के लिए ज़रूरी है कि तुर्की के अंदर कोई ऐसी कोशिश पैदा कर दी जाए कि ताकि तुर्की भी सीरिया की तरह खाना जंगी का शिकार हो जाए। तो नतीजे के तौर पर सन 2016 में एक वहाँ पर बड़ा इनकलाब पैदा हुआ, एक बगावत पैदा हुई, और उस बगावत में मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर कह सकता हूँ कि जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि तुर्की के जो फौजी इदारे थे उनकी इस्लाह कर दी गई थी कानूनी एतबार से, इसलिए फौज बराह रास्त अब इनकलाब बर्पा नहीं कर सकती थी। लेकिन अमेरिका ने और दूसरे अरब ममालिक ने जिनकी तरफ अभी मैंने जिक्र किया, उनका ये कोशिश थी कि ये इनकलाब ऐसे बर्पा हो कि तुर्की पूरी तरह से अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाए, उसके अंदर भी खाना जंगी होने लगे और लोग आपस में लड़ने लगे। जो 2016 में जो इनकलाब बर्पा हुआ है 15 जुलाई की रात को, उसमें उन्होंने फतहुल्लाह गुलेन साहब जिनकी एक बड़ी गुलेन तहरीक है और वो अमेरिका से बैठ करके वो अपना काम करते हैं, उन्होंने चूंकि उनका अच्छा असर रसूख था, ब्यूरोक्रेसी में अच्छा असर रसूख था, काफ़ी तालीमी मैदान में बहुत उन्होंने काम किया था और बड़े तालीमी इदारे उनके पास थे, बड़े यूनिवर्सिटीज़ थी, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स थे, एक हॉस्टल्स का बहुत बड़ा सिलसिला उनके पास था। उसके नतीजे में ब्यूरोक्रेसी में, जजेस, जुडिशरी में और फौज में उनके बड़े असरात थे। उन्होंने अपने उन असरात का इस्तेमाल करने की इजाज़त अमेरिका की और दूसरी खुफिया एजेंसीज को दे दी। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि चाहे गुलेन साहब बराह रास्त उसमें शरीक हो या ना हो, लेकिन उनके जो तहरीक का जो हिस्सा है उन्होंने उस पूरे असर रसूख को इस्तेमाल करने की इजाज़त अमेरिकन एजेंसीज को और दूसरी एजेंसीज को दे दी और उनके ईमा पर, उनके इशारे पर वहाँ पर वो फौजी इनकलाब बर्पा हुआ। इसके अलावा वहाँ पर कोई वजह नहीं है कि वहाँ पर इनकलाब बर्पा हो जाता। जब इनकलाब बर्पा हो रहा था तो उस वक्त फ़ौरन रजब तैयब एर्दोआन जो कि अपनी छुट्टी पर थे, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि सारी अवाम सड़कों पर आ जाएं। चूँकि 15 साल की मुद्दत में लोगों ने देख लिया था कि सही से जमहूरियत चलाने का क्या फ़ायदा होता है, तो सारी अवाम उसमें फिर सेकुलर और सारे तरह के अवाम सड़कों पर आ गए और उन्होंने उस फौजी इनकलाब को उन्होंने नाकाम बना दिया। इस बड़ी जो बहुत बड़ी साजिश थी तुर्की को अदम इस्तेहकाम में डालने की, उसके नतीजे में रजब तैयब एर्दोआन को बहुत ही सख्त कदम उठाने पड़े। बहुत बड़े पैमानों पर लोगों की गिरफ्तारियां की गई और गिरफ्तारियां की गई उसमें मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूं कि उसमें बहुत सारी नाजायज़ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन इस बात की कोशिश की गई है कि जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी फ़ौरन जान पहचान की जाए और उसमें से जो लोग
गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनको छोड़ा जाए, और एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको छोड़ दिया गया। फिर बाद में कमेटी भी बना दी गई है, उस कमेटी में इस बात का रखा गया है मामला कि अगर आपको ये लगता है कि आपको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो आप अपना केस यहाँ पर रखिए, आपको उससे बरी कर दिया जाएगा। तो उसके साथ भी ये इंसाफ करने का काम लगातार हो रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि उस इनकलाब को रोकने के लिए जो लोग उसमें शरीक थे, जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया है, उनको वापस लाने के लिए रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत ही सख्ती से कोशिशें की है। उसके नतीजे में बहुत सारी पाबंदियां आयद करनी पड़ी हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़ना पड़ा है, बहुत से लोगों के साथ पूछगछ भी की गई है। तो इसके बाद, इस इनकलाब के बाद तुर्की को इस बात का एहसास हो गया कि मगरबी ममालिक से आप दोस्ती कितनी भी मजबूत हो जाए, लेकिन वो दोस्ती बराबरी की बुनियाद पर नहीं हो सकती। कोई भी मुस्लिम मुल्क, कोई भी अरब मुल्क वो मगरबी ममालिक का बराबरी का दोस्त नहीं हो सकता। आप उनके हमेशा जूनियर पार्टनर ही रहेंगे। तो तुर्की ने इस बात का, फिर उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो ये चाहते हैं कि उनका मुल्क फौजी एतबार से भी मजबूत हो जाए, और वो अमेरिका पर और यूरोप पर डिपेंडेंट होने के बजाय वो चाहता है कि वो रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात मजबूत हो जाएं, चीन के साथ भी उनके ताल्लुकात मजबूत हो जाए। उसके नतीजे में उन्होंने सीरिया में रशिया के साथ कोऑपरेशन किया है, और रशिया की जो मिसाइल्स है उसका भी सौदा किया, उसको भी मंगाया है। चाइना से भी अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। इसके नतीजे में यह हुआ है कि तुर्की जो पहले पूरी तरह से मगरिब के दिफाई टेक्नोलॉजी पर मुनहसिर रहता था, अब उन्होंने धीरे धीरे खुद अपने मुल्क में भी दिफाई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश की है, और रशिया और चाइना से भी मदद लेने की कोशिश की है, और खुद अपने मुल्क हिंदुस्तान से भी उन्होंने बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदुस्तान के अंदर किसकी हुकूमत है और हमारे उस हुकूमत के बारे में क्या नजरिया है, लेकिन बहैसियत मुल्क हिंदुस्तान से रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है। और यहाँ से और हिंदुस्तान और तुर्की के दरमियान जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सकता है, जो जितने भी मुआहदे हो सकते हैं, वो मुआहदे करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो ये तुर्की की एक तब्दीली का रुख है जिस तरफ तुर्की जा रहा है। इंटरनल सतह पर मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया कि इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत हो गए थे, और अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने के नतीजे में उनकी करेंसी बहुत डाउन चली गई थी। अब इस बात की वो कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेबलाइज हो जाए। कितना कामयाब हो जाएंगे वो इस बात पर मुनहसिर करता है कि वो कैसे अपने अवाम के साथ मिलकर के काम करते हैं। साथ ही जो इनकलाब आया था, इनकलाब के असरात को ख़त्म करना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। एक और चैलेंज है वो ये है कि इनकलाब आने के बाद जो बहुत तलखी पैदा हो गई थी तुर्की के सियासी जमात के अंदर, ख़ासतौर से एर्दोगान की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, वो उसकी वजह से एक सियासी कशमकश बहुत फैल गई है। उस सियासी कशमकश को दूर करने के लिए रजब तैयब एर्दोगान ने कोशिश बहरहाल की है, वो ये की है कि अलायंस की पॉलिटिक्स की जाए, अकेले ना राजनीति की जाए। तो सभी जमातों को उन्होंने अपने साथ शामिल करने की कोशिश की है, और फिर इस बात की भी कोशिश की है कि जो कौम परस्त जमातें हैं, नेशनलिस्ट जमातें हैं, उनको भी अपने दायरे में लाने का काम किया जाए। तो अब एक अलायंस की हुकूमत की जा रही है, इसके साथ कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सेकुलर जमातें हैं उनका जो असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रिफ्यूजी क्राइसिस की वजह से लगातार उसका असर बढ़ रहा है, और फिर जो इनकलाब की वजह से बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए थे उसको भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और तुर्की जो एक मजबूत तरह से उभर करके आना चाहता है, उसकी वजह से जो बहुत पैसा खर्च हो रहा है उसको भी एक इशू बनाया जा रहा है कि तुर्की क्यों लीबिया का सपोर्ट कर रहा है, क्यों यमन में सऊदी अरब की मुखालफत कर रहा है, क्यों सीरिया में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर आप हालात का जायजा लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि तुर्की के सामने जो चॉइसेस हैं, जो ख्यारात हैं, वो ये हैं कि वो उन चीज़ों से पीछे नहीं हट सकता है। सीरिया को सिविल वॉर से, खाना जंगी से ख़त्म करना और सीरिया के अवाम को उनके मुल्क में सेटल करना, ये तुर्की की पहली तरजीह है। किसी भी कीमत पे हो, किसी भी तरह से मुसालियत हो जाए, बशार अल असद वहाँ पर रहें या ना रहें, इसके किसी भी तरह से एक ऐसा मुसालियत वहाँ पर हो जाए जिसके ज़रिए एक नया दस्तूर बन जाए, और उस नए दस्तूर के तहत वहाँ पर एक नए तरह की हुकूमत आ जाए। अब वो हुकूमत कि पहली बागडोर बशार अल असद के हाथ में आती है या दूसरे लोग आते हैं, ये एक दूसरा मामला है, लेकिन तुर्की इस बात को चाहता है कि वहाँ पर अमन का क़याम फौरी तौर पर हो जाए। ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में जाने के लिए तुर्की को बहरहाल अगले 4-5 सालों में मजबूती के साथ खड़े रहना होगा, और यही तुर्की का सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज के साथ साथ ही तुर्की अपने डोमेस्टिक, अपने रीजनल पूरे सारे पॉलिसीज़ के साथ काम कर रहा है। इसके साथ आप ये देखेंगे कि तुर्की के साथ जो
आलम अरब की और आलम इस्लाम की और सभी मुसलमानों की जो उम्मीदें हैं वो अपने आप बहुत बढ़ करके दिखती हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि तुर्की ये रोल प्ले करे, ये रोल प्ले करे, यहाँ भी काम करे, वहाँ भी काम करे, लेकिन आप जानते हैं कि तुर्की अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। रोहिंग्या का इशू हो तो तुर्की अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत दूर है। उसके लिए बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात बनाना ज़रूरी है, उसके लिए हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे रखना ज़रूरी है, उसके लिए पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात रखना ज़रूरी है, या और कोई भी दूसरा मसला है तो तुर्की अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि तुर्की एक ऐसी राजनीति के साथ काम करे जिसमें सारे ममालिक को मिल करके अपने साथ काम कर सके। बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन के साथ, बहुत ज़्यादा महाज़ाराई के साथ तुर्की आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात का एहसास वहाँ के पॉलिसी मेकर्स को शायद होने लगा है। एक नए तरह की सियासी गुफ्तगू वहाँ पर की जाने लगी है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में रजब तय्यब एर्दोआन की सियासत भी उस डायरेक्शन में जाएगी और तुर्की से जो उम्मीदें सारे आलम अरब को है, बहुत सारे मुसलमानों को है, हम सभी को है, वो इंशाल्लाह वो उस दौर को वो प्ले कर सकेंगे, उसको अदा कर सकेंगे। यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू का अख्ताम करता हूँ और सवालात और जवाबात के लिए भी मुंतज़िर रहूँगा। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये तो मेरे मौजू का वो नहीं है। देखिए ऐसा ये मैं बहुत सारे मजलिसों में जाता हूँ, इसके बारे में सुनता हूँ। ऐसा कोई मुआहदा नहीं है कि उसकी वजह से 100 साल के बाद ये हो जाएगा और सब ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। जो मुआहदे होते हैं वो बैनुल अक़वामी होते हैं और वो हमेशा के लिए होते हैं। उसमें जैसे ये कहा जाता है कि जो बॉस्फोरस है उस पर इंटरनेशनल कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ये सब नहीं, ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। वो ऐसा कहा जाता है कि उनके पर पाबंदी उन्होंने लगाई थी कि 100 साल तक वो अपनी मुल्क में पेट्रोल की तलाश नहीं करेंगे, नहीं टैक्स नहीं लेंगे उससे गुजरने वाले। हाँ, वो टैक्स नहीं ले सकते, वो आइंदा भी नहीं ले सकते, 100 साल के बाद भी नहीं ले सकते हैं वो। अच्छा। लेकिन उसमें ये है कि जो उसका मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के लिए पैसा अभी भी लेते हैं, तो मेंटेनेंस कर सकते हैं उसका, तो मेंटेनेंस के लिए वो कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता एक और काम उन्होंने किया है कि जो बॉस्फोरस में एक जो चैनल है जहाँ से ब्लैक सी से लोग जाते हैं, उसके बगल में उसके 30 किलोमीटर बाद एक और चैनल बना रहे हैं। वो जब वो चैनल बनाएंगे तो उस चैनल पर वो पैसा ले सकेंगे, और वो चूँकि ज़्यादा अच्छी होगी तो ज़्यादा रफ्तार वाली होगी, उसमें ट्रैफिक कम होगा तो ज़्यादातर लोग वहाँ से गुजरेंगे, तो इसलिए वहाँ से वो पैसा ले सकेंगे। तो ये अब वो नया इस पर काम शुरू किया उन्होंने। सईद नूरसी साहब की जो तहरीक का असर है वो ये है कि ये इब्तदाई दौर की बात है जब तुर्की में सेकुलरिज्म बहुत ही सर चढ़ कर के बोला था, बहुत ही शिद्दत के साथ था। तो उन्होंने अपने मुरासले लिख करके, खतूत लिख करके, छोटी छोटी किताबें लिख करके, हाथ से लिख करके बड़े पैमाने पर लोगों को छुप छुपा करके ऐसे भेजा करते थे। वो तरबियती तकारीर हैं। और जिन लोगों को ये पता हो, पता नहीं, मतलब हम लोगों ने कभी इसको तजुर्बा नहीं किया है कि मज़हब को कैसे ख़त्म किया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में कभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा नहीं हो पाया है। लेकिन आप किसी उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान के इलाके से जो लोग आते हैं मुसलमान, उनसे पूछिए कि मज़हब को कैसे खुरचा गया है। वहाँ पर लोगों ने कुरान को 15-15, 20-20 साल अपने घर के तहखाने के अंदर भी जाकर छुपा के रखा है। लोग जाते थे सिर्फ जुमा के दिन जाकर के वो चूमते थे कुरान, चले आते थे। हम आपको वाकया बताएं इसका कि जब 1964 में गालबन अजान को अरबी में देने की इजाज़त दी गई है तुर्की के अंदर, अदनान मंदरिस बे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके ज़माने में इस बात की इजाज़त दी गई कि अरबी ज़ुबान में अजान दी जा सकती है। तो लोग बताते हैं उस ज़माने के लोग पागल हो गए थे कि सड़कों पर अजान का वक्त है नहीं है, तब भी अजान दिए जा रहे हैं। और उस वक्त से इस बात का रवाज है कि जब भी कोई अहम काम होता है तो तुर्की में अजानें होने लगती हैं। कोई भी बात होती है, कोई हादसा हो गया, अजानें होने लगी। हाँ, ये मैं उसका जिक्र करने आया था कि वो अदनान मंदरिस बे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो सेकुलर प्राइम मिनिस्टर थे, वो कोई मजहब पसंद ऐसे नहीं थे, लेकिन उनको ये लगता था कि इस बात की भी इजाज़त होनी चाहिए। तो इस बात की इजाज़त देने के नतीजे में उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए और उनको और उनके 3 मिनिस्टर्स को सजाए मौत दे दी गई। मतलब यहाँ हिंदुस्तान में हमने ऐसा कोई तजुर्बा नहीं किया है, लेकिन आप इन ममालिक में जाकर के देखिए कि मजहब को बचा करके रखना कितना मुश्किल काम था। तो सईद अहमद नूरसी की जो तहरीक है
वो इसी तरह की तहरीक है कि उन्होंने इस्लाम को बचाए रखने के लिए ऐसे छोटी छोटी कोशिशें की हैं। अर्दोगान के बाद क्या कोई ऐसा मजबूत लीडर जो इसके तसलसल को कायम रख सके? ये सवाल बहुत अहम है कि एर्दोगान के बाद अब क्या होगा। दो तरह के ममालिक हमारे पास मिसालें हैं। एक वो ममालिक हैं जहाँ पर बिल्कुल जमहूरियत नहीं है, वहाँ पर ये सवाल होता है जैसे सऊदी अरब में किंग अब्दुल्ला के बाद कौन, या लीबिया में या हुस्नी मुबारक के बाद कौन, फलां के बाद कौन। लेकिन जमहूरी ममालिक में अमूमन इस तरह के सवालात इसलिए नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी सिस्टम होता है। पार्टी सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो पूरे जो प्रोसेस होता है हुकूमत का वो उससे वाकिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर एर्दोगान जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी पूरी कैबिना उसको जानती है, उनकी पूरी पार्लियामेंट उसको जानती है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ एर्दोगान और ट्रंप के बीच में हो, एर्दोगान या किसी और के बीच में हो, अकेले कुछ नहीं हो रहा, सब पूरा लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो निज़ाम होते हैं उस निज़ाम में एक कायद से दूसरे कायद की तब्दीली बड़ी आसान होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। हाँ, अब उसमें होता यह है कि कई मरतबा जमहूरियत में ऐसे कायद होते हैं जो बहुत ही करिश्माती होते हैं, जैसे हमारे नेहरू साहब हुए। तो हमको लगता था कि नेहरू के बाद दूसरा नेहरू कैसे मिलेगा, लेकिन नेहरू का काम यह था कि उसने एक नए हिंदुस्तान की तामीर कर दी। अब उसके बाद के लोग चाहे उनका नाम कम जाना जाए, लेकिन वो उन्हीं के नक्शे कदम पर जाकर के चीज़ों को बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने नए इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं। मेरा भी ख्याल यही है कि एर्दोगान साहब जो हैं वो बहुत मशहूर हो गए हैं इस वजह से क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नए इदारे बना दिए हैं, बहुत सारे नए काम शुरू कर दिए हैं। बाद के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो आएंगे वो इतना मशहूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो ट्रैक बना दिया है उसी ट्रैक पर काम करेंगे। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं कि तुर्की के अंदर जो सेकुलर पार्टीज होती थी वो अपने आप को हमेशा बहुत दिखाती थी कि वो मजहब के बिल्कुल मुखालिफ हैं, लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन में जो साहब मुंतखब होकर के आए वो एक हाफिज कुरान के बेटे हैं, इसलिए उनका नाम है इमाम ओलू कि इमाम के बेटे हैं वो। और वो उन्होंने जब अपनी इस्तांबुल बल्दिया का इफ्तिताह किया है तो वो सूरह फातिहा से किया है। वो कमाल अतातुर्क की पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार हैं, लेकिन सूरह फातिहा से बल्दिया का इंतखाब कर रहे हैं, का इफ्तिताह कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि हर जुमा की नमाज में पाबंदी के साथ जाते हैं और ट्विटर पर फोटो पोस्ट करते हैं कि मैं आज जुमा की नमाज यहाँ पर पढ़ने आया। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं, लेकिन मुल्क की सियासत का जो डायरेक्शन है वो सेट कर दिया गया है। अब तुर्की के अंदर कोई भी हुक्मरान आए, चाहे वो इस पार्टी का या उस पार्टी का है, अब उसके लिए ये बात नामुमकिन है कि वो पर्दे पर दोबारा पाबंदी आयद कर दे। ये नहीं हो सकता अब, या मजहब को खुरश के खत्म कर दिया, अब ये दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक रास्ता जो है खुल गया है, एक उस रास्ते को उन्होंने बना दिया। तो सेकुलर पार्टीज ने भी वो ऐलान किया है कि जब हम हुक्मरान बनेंगे तो हम हिजाब पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, ये बाकायदा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है। इसी वजह से हैरत की बात होगी आपके लिए कि जो वहां की मेन इस्लामिक पार्टी थी, सादत पार्टी, उसका सियासी इत्तेहाद एर्दोगान के साथ नहीं है, उसका सियासी इत्तेहाद सेकुलर पार्टी के साथ है। उनके एर्दोगान से इख्तिलाफात सियासी हैं, नजरियाती नहीं है। सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर उन्होंने सेकुलर पार्टी से कर लिए और सेकुलर पार्टी से यह कहा है कि आपके इख्तिलाफात सियासी हैं और आप मजहबी उमूर में आप वो सब नहीं करेंगे। इस बुनियाद पर दोनों का, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एर्दोगान की जो सियासत है उस सियासत ने उस मुल्क का माहौल बदल दिया है, राजनीति करने का एक डायरेक्शन बदल गया है। तो अब आइंदा की जो सियासत होगी वो 19-20 से दर हो सकती है, लेकिन उसका जो धारा है वो अब तकरीबन उसी तरह से रहने वाला है। अभी जो वहाँ सियासी इख्तिलाफात के नतीजे में जो नताइज सामने आए, जैसे कि रहमत दाऊद ओगलो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अली बाबा जान जो साबिक वज़ीर मालियात थे उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन शर्क़ुल औसत में भी एक खबर शाये की है जिसमें यह कहा है कि ये दाऊद ओगलो और अली बाबा जान ये सब मिलकर एक नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं उर्दुगान के खिलाफ सफाराई करने के लिए। इसकी क्या तासीर होगी और कहाँ तक इस खबर की हकीकत है? ये बात सही है कि अहमद दाऊद ओगलो और जो दूसरे लोग AK पार्टी से, एर्दोगान की पार्टी से निकाले गए थे या निकल गए थे, उन लोगों ने एक नई पार्टी बनाने का इरादा जाहिर किया है और आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे भी। उसका असर कितना होगा ये कहना इसलिए ज़रा मुश्किल है क्योंकि ये जितने भी लीडर्स हैं ये अपने आप में बहुत पॉपुलर लीडर नहीं थे। अहमद दाऊद ओगलो साहब एक प्रोफेसर थे, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। एर्दोगान साहब ने उनको बुलाया कि आप आइए हमारे फॉरेन
मिनिस्ट्री के एडवाइज़र बन जाइए। फिर उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मैं उनकी लोकल जो इंटरनल पॉलिटिक्स है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो सियासत करने का जो एर्दोआन का तरीका या अहमद दावूदोगलू का तरीका है, उन दोनों में बड़ा फ़र्क है। अहमद दावूदोगलू बहुत ही पॉपुलर लीडर नहीं है, बहुत लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो सियासी वजह से मोहब्बत नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो उनको वोट भी दे देंगे। तो ये कहना ज़रा मुश्किल है कि वो कितना कामयाब हो जाएंगे। 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बहुत कामयाब हो जाएंगे, या फिर वो अलायंस बना लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन AK पार्टी जो है वो अभी भी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में क्या है कि जो बहुत ही मजहब वाले, मजहब पसंद हिंदू हैं वो भी इसमें हैं, जो सोशलिस्ट हिंदू हैं वो भी हैं, जो दलित हैं वो भी इसमें हैं, जो ब्राह्मण हैं वो भी यहाँ हैं, मुसलमान भी हैं, मुसलमानों में शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं और सभी तरह के लोग हैं। तो कांग्रेस में जिस तरह का वो है, आप देखेंगे AK पार्टी के अंदर भी उसी तरह के लोग हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ उसकी, कि जो उनके टॉप 4 मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और ये 3 मिनिस्टर आप देखेंगे, तीनों के तीनों वो हैं जिनका मजहबी जमातों से कोई लेना देना नहीं, जो सेकुलर हैं, मतलब पुराने दिनों के सेकुलर हैं। वो इस्लाम पसंद पार्टी का कभी हिस्सा नहीं रहे, लेकिन वो टॉप मिनिस्टर्स में। अब अगर सेकुलर जो मुल्क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मतलब डिवाइडेड है, 50% लोग बिल्कुल मजहबी तो अभी भी 30% लोग हैं, लेकिन 40% लोग ऐसे हैं जो अभी मजहबी नहीं हैं, लेकिन उनको इस बात से भी कोई तकलीफ नहीं है कि कोई मजहबी आदमी हुक्मरान बन जाए, वो ठीक हैं। और 30% लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सख्त मजहब मुखालिफ भी हैं, उनको मजहबी लोगों से बहुत तकलीफ होती है। तो एर्दोआन की जो पॉलिटिक्स है वो अभी भी इस जगह पर खड़ी है जहां पर वो दोनों तरफ के लोगों को ज़्यादा जमा कर ले रही है। अब जो सेकुलर पार्टी है वो अभी भी मजहबी लोगों का एतमाद हासिल नहीं कर पाई है। अगर सेकुलर पार्टी को जीतना है तो और ज़्यादा मजहबी लोगों को अपने अंदर शामिल करना होगा, जो वो अभी कर नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक अहमद दावूदोगलू की और इनकी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का वो है, तो वो इसीलिए उनके कामयाब होने का चांस मुझे बहुत कम लगता है, क्योंकि वो ना तो एर्दोआन का मुतबादिल बन पा रहे हैं, ना सेकुलर पार्टीज़ का मुतबादिल बन पा रहे हैं। तो 2-4 सीटों के फ़र्क के साथ वो बहुत बड़ा कोई चेंज कर पाएंगे, ये मुझे ज़ाती तौर पर इसमें बड़ा शक है। माशी तरक्की वगैरह तो माशाल्लाह उसने की है, लेकिन टेक्नोलॉजी के एतबार से क्या उनकी हालत बेहतर हुई है? क्या वो दूसरे मुल्कों को अपनी बरामदात पेश करने के मौके में है जो हैं? जी 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 एक बहुत अहम सवाल मौलाना ने किया है। इसको हम लोग रिसर्च की उसमें कहते हैं कि कौन सा मुल्क अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा खर्च कर रहा है। अगर आप इसका जायज़ा लेंगे तो आपको नज़र आएगा, मैंने बहुत 2010 में इस पर पेपर लिखा था कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो कंट्रीज़ खर्च कर रहे हैं उसमें ईरान, मलेशिया और तुर्की सबसे आगे हैं। और तुर्की ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, और उसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी में, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, इस पर बहुत पैसा खर्च किया, इस पर रिसर्च करने में। और इसका नतीजा ये हुआ है कि तुर्की के मेड इन तुर्की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़ने लगी है। और इसका सबसे इसकी अच्छी मिसाल डिफेंस में है। उनके टैंक्स दुनिया के कई मुल्कों में बिक के गए हैं, उनके अपने हेलीकॉप्टर्स उन्होंने बनाए हैं जो बहुत सारे मुल्कों में बिक रहे हैं। उनकी राइफ़ल्स हैं। राइफ़ल का मामला ये है कि जो अपना डोमेस्टिक जो पुलिस के लिए जो राइफ़ल यूज़ होते हैं अब वो बाहर से नहीं मंगाते, वो सारी की सारी राइफ़ल जो मेड इन टर्की होती हैं वही इस्तेमाल होती हैं। इसी तरह से डिफेंस के मैदान में बहुत सारी उनकी टेक्नोलॉजी हैं जो उनकी अपनी हैं। और फाइटर जेट वो पहला बनाने का दावा कर रहे हैं कि वो 2023 तक बना लेंगे, लेकिन ये कि उस डायरेक्शन में हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और बहुत उनके साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं। वही नहीं, सोशल साइंसेज में भी बहुत सारा रिसर्च सेंटर्स खोले। जैसे पहले थिंक टैंक नहीं हुआ करते थे टर्की में, अब बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं। पहले टर्की में सोशल साइंसेज नहीं पढ़ा जाता था, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, ये बहुत ज़्यादा इसका रवाज नहीं था। अगर रवाज था भी तो बहुत सिर्फ सोशलिस्ट और सेकुलर तबके के अंदर था। अब क्या है, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में इसका बहुत रवाज हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट खुल गए हैं। और तुर्की के लोग पहले बाहर की दुनिया से बहुत रब्त नहीं रखते थे, अरबी ज़ुबान भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं सीखते थे,
और बड़े लैंग्वेज को लेकर रिजिड हुआ करते थे। तो तुर्की ने अभी, उनकी हुकूमत ने जितने भी पीएचडी करने वाले हैं उनके ऊपर लाजमी कर दिया है कि उनको इंग्लिश आना है, और उनको अगर वो मिडिल ईस्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो उनको अरबी ज़ुबान आना है, अगर वो हिंदुस्तान के बारे में पीएचडी कर रहे हैं तो उनको इंडियन लैंग्वेज आना ज़रूरी है, अगर वो पाकिस्तान पर रिसर्च कर रहे हैं तो उर्दू सीखना ज़रूरी है। तो इसकी वजह से तुर्की के लोग जो है ना वो बाहर की दुनिया में अब आ रहे हैं, और वो बाहर उनको भेजा जा रहा है कि जाकर के देख करके आओ। तो वो तुर्की का बाहर की दुनिया से जो तबादला है वो इस दौरान बढ़ गया है। तो उनकी अपनी जो कैपेबिलिटी है वो लगातार बढ़ रही है, और ये तकरीबन सभी सेक्टर में। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस मैदान में वो थोड़ा लेट हैं। लेट इस मामले में कि उनको यूरोपियन यूनियन से चीज़ें आसानी से मिल जाती है। हम अगर इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो अभी भी वो बहुत आगे हैं। मिसाल के तौर पर एटीएम मशीन है या इस तरह की जो बैंकिंग का सिस्टम है, टर्की का बैंकिंग सिस्टम इंडिया के बैंकिंग सिस्टम से पहले ही अच्छा था, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन की वजह से उनका बहुत ही मॉडर्नाइजेशन हो चुका था। ज़्यादातर जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो उनको यूरोपियन यूनियन से मिल चुके थे, तो इस मामले में वो आगे थे। लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी बनाने के मामले में उस पर ज़्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दी थी। बाहर से लोग पढ़कर आ जाते थे या बाहर से इक्विपमेंट्स आ जाते थे, उस पर उनका काम हो जाता था। अब आज की तारीख में वो अपने आप की भी मशीनें बना रहे हैं, जैसे रोबोट्स है, रोबोट पर बहुत सारा काम उनके यहाँ हो रहा है। टीवी चैनल्स का ले लीजिए, टीवी इंडस्ट्री उनकी बहुत फल फूल रही है। टोटल उनका जो एक्सपोर्ट है टीवी प्रोग्राम्स का वो बहुत ज़्यादा है। उनके बहुत सारे सीरियल्स ऐसे हैं जो अमेरिकन सीरियल के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में बिकते हैं। तो ओवरऑल चीज़ों में जो बहुत इजाफा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन अपना काम तो सब कर लेते हैं। लेकिन उनको जैसे साइबर सिक्योरिटी है उस पर जैसे उनके पास आईटी के इंजीनियर्स इतने बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन चूंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो खुद अपने आप में अच्छा है, तो एक्सेलेंट नहीं है। इसको मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि जो इंजीनियर्स हैं उनके वो बहुत ही हाई क्वालिटी के नहीं हैं, लेकिन बहुत लो क्वालिटी के भी नहीं हैं, तो वो अपना रूटीन वर्क ज़रूर कर लेते हैं। इसीलिए उस मीडियम क्वालिटी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, और उसमें वो कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इस मामले में वो बेहतर हुए हैं। नए तुर्की में तालीमी निज़ाम में क्या तब्दीली लाई गई है? हाँ, तालीमी निज़ाम एक ऐसा महाज है जिस पर तुर्की के पर बड़े तनकीद की जाती है, और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे मिनिस्टर्स उनके तब्दील होते रहे हैं। तो उसमें कई सारे चैलेंजेस थे। एक तो चैलेंज ये था कि उनका जो तालीमी निज़ाम है बहुत रिजिड था। नज़रियाती एतबार से हर बच्चे को ये सिखाया जाना ज़रूरी है कि तुर्किश नेशनलिज्म क्या है, कमालिज़म क्या है। तो ये बड़ा रिजिडिटी बहुत पाई जाती है, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना है। वो पूरी दुनिया के बारे में भी जानने की कोशिश करें, दूसरी ज़ुबानों को भी जानने की कोशिश करें। अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी उनके यहाँ नहीं थी, ये फ्लेक्सिबिलिटी लाई जानी चाहिए थी। ये फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी देर से वहाँ पर आई है। अभी भी उनके सरकारी स्कूलों में बहुत शिद्दत के साथ कमालिज़म की तालीम दी जाती है, और दूसरी ज़ुबानें सीखने पर अभी भी उतना फोकस नहीं है। हालांकि बड़ी हुकूमत बहुत कोशिश करती है, लेकिन अभी उसको बढ़ाया जाना है। जो बड़ा मसला है वो ये है कि जो मिसाल के तौर पर सोशल साइंसेज में उनके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स नहीं हैं, उनकी तादाद उतनी नहीं है, और जो हैं तो वो चूँकि बहुत मज़हब मुखालिफ लोग रहे हैं, तो जो मज़हब मुखालिफ सोशल साइंटिस्ट हैं वो एर्दोआन के जो जमात है उससे वो दूर दूर हैं, वो उसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। उसके नतीजे में वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा नहीं कर सके हैं वो लोग। अब उनको भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी, और इनको भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी, ताकि दोनों लोग मिलकर के काम कर सकें। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसलिए बेहतर है क्योंकि एक मेकनिज़म जो है उनका एजुकेशन का वो यूरोपियन यूनियन से लिया हुआ था, तो उनका तालीमी निज़ाम बेहतर है। अब उन्होंने स्पेशलाइजेशन के भी इदारे खोल रखे हैं, स्पेशली जैसे हेल्थ केयर में उनका अच्छा है, मेडिकल साइंसेज जो हैं उनका उसमें बहुत अच्छा है, और बहुत ही अच्छे तरह से उसको रिसर्च के इदारे भी उनके बहुत सारे कायम हो गए हैं। तो और अच्छा करने के स्कोप हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही एक्सेलेंट हो गया है, लेकिन अभी काफ़ी स्कोप है। कदीम मदारिस
इस तरह के कदीम मदारिस वहाँ पर नहीं पाए जाते, उन सबको पाबंद कर दिया गया था। जो कुछ ज़ेरे ज़मीन चल रहे थे वो हैं। तो अभी भी कानूनी तौर पर मदरसा तो नहीं चल सकता, लेकिन कोई फाउंडेशन बना करके, कोई सोसाइटी बना करके कुछ इदारे चल रहे हैं। और जो पुराने मदरसे थे, जैसे किसी मस्जिद, तारीख़ी मस्जिद के साथ लगे हुए थे, उनको थोड़ी बहुत इजाज़त दे दी गई है। और कुछ सूफ़ी खानकाहें हैं जिनको इजाज़त दे दी गई है, तो उन खानकाहों में जो तालिब इल्म पढ़ रहे थे उनको इजाज़त दे दी गई है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मदारिस का बड़ा सिलसिला है, ये सिलसिला जो पहले था वहाँ पर, वो इस वक्त उस तरह से कायम नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी बात ये हुई है कि उस पूरे मदारिस के निज़ाम को यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना दिया गया था। तो वहाँ पर हर यूनिवर्सिटी में शोबा इलाहियात होता है। शोबा इलाहियात का मतलब है दीनी तालीम का निज़ाम। उसमें BA, MA, PhD तक की दीनी तालीम का नज़्म होता है। उसमें अरबी भी सीखते हैं लोग, उसमें तखस्सुस भी करते हैं, तफसीर का भी होता है, हदीस का भी होता है, फ़िक़्ह का भी होता है, बाकी सभी चीज़ों का होता है। लेकिन वो BA, MA और PhD के लेवल पर होता है। उससे पहले हाई स्कूल के लेवल पर वो इस तरह से नहीं होता है। अभी कुछ वक्त से उर्दूगान के ताल्लुक से कांग्रेस का लफ्ज़ सुनने में आया। कांग्रेस क्या है? आप कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं या एर्दोगान के बारे में पूछ रहे हैं? कांग्रेस हिंदुस्तान की कांग्रेस? नहीं जी, अच्छा, कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान की है। नहीं, उर्दूगान के ताल्लुक से कांग्रेस का लफ्ज़ बोला गया। बड़ी कांग्रेस का इनकाद हो रहा है। कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, कांग्रेस का चूंकि कई मानों में इस्तेमाल होता है, तो कांग्रेस का एक इस्तेमाल होता है ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें पैरेलल बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं। तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की एक शक्ल होती है वो, तो उस तरह की समिट्स होती हैं, तो वो होती हैं, तो वो वहाँ तुर्की में मुनक़िद होती रहती हैं। और एर्दोगान के ताल्लुक से या तुर्की के बारे में बहुत सारी कांग्रेस हर साल मुनक़िद होती रहती हैं। वो इस ज़मन में हमने उसका जिक्र किया। कुर्दिश लोग क्यों अलग होना चाहते हैं? ये बात सही है कि कुर्दिश जो लोग हैं वहाँ पर उनके साथ बड़े मजालिम हुए हैं, और ख़ास तौर से वो जो मजालिम हैं वो सीरिया में और इराक़ के जो कुर्द हैं उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। सद्दाम हुसैन ने उनको बेपनाह जुल्म के साथ रखा है, और सीरिया के हाफिज़ुल असद और बशार असद ने उनके ऊपर बेपनाह जुल्म किया। लेकिन जहाँ तक तुर्की के अंदर रहने वाले जो कुर्द हैं, उनके सिलसिले में सभी लोगों का इत्तफ़ाक़ है, और यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इस पर कि उन्होंने कुर्दिश लोगों को जो उनके सोशल राइट्स हैं और जैसे तालीमी हुकूक हैं, नौकरी के हुकूक हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको हासिल हैं। तो तुर्की के लोग इस बात को कहते हैं, उनकी हुकूमत भी कहती है कि हमारा तुर्की का कुर्दों का मामला इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो तीनों लेवल पर वो चीज़ें हल हो चुकी हैं। आप कुर्दों के इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर उसी तरह का डेवलपमेंट दिखेगा, हॉस्पिटल्स दिखेंगे, स्कूल्स दिखेंगे, कुर्दिश बिजनेसमैन आपको हर जगह नज़र आएंगे, कुर्दिश बच्चे बहुत अच्छी तालीम हासिल करते हुए नज़र आएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुर्दिश लोग यहाँ के जो पसमानदा लोग हैं वैसे हैं, बहुत ही तरक्की याफ्ता लोग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो सारे हुकूक हासिल हैं। अब जहाँ तक पॉलिटिकल राइट्स का मसला है वो दो तरह से है। चूँकि इराक़ में और सीरिया में बेपनाह जुल्म हुआ है, उसके नतीजे में जो वहाँ रद्द-ए-अमल पैदा हुआ है वो ये हुआ है कि हमें अपना अलग मुल्क चाहिए। और तुर्की के अंदर जो हमने अभी आपको जो ब्रिटिश इस्तेमार के बारे में बात बताई, तो ब्रिटिश इस्तेमार ने 1908 से पहले ये वादा किया था कुर्दिश लोगों से कि हम आपको एक अलग मुल्क बना देंगे, और जाहिर सी बात है वो अलग मुल्क नहीं दे सकते थे, तो अलग मुल्क नहीं बन पाया। तो वो उस डिमांड को लेकर के अभी आगे बढ़ते हैं कि हमें इराक़, सीरिया, तुर्की और ईरान में जो कुर्दिश आबादी है उनको मिला करके एक नया मुल्क हमें चाहिए। पहले वो तुर्क मिल्लत का एक हिस्सा थे, उस्मानी मिल्लत का हिस्सा थे। अब वो 4 अलग अलग मुल्कों में बटे हैं, चारों को मिलाकर के एक मुल्क बनाया जाना है। अब ये बात 4 मुल्कों को मुतासिर करेगी। अगर अकेले तुर्की को मुतासिर करती तो शायद इतनी दिक्कत न होती, लेकिन 4 मुल्कों को मुतासिर करेगी। जब 4 मुल्कों को मुतासिर करेगी तो फिर चारों मुल्क अपने अपने लिहाज से उसका फैसला तय करते हैं। इराक़ में उन्होंने एक कुर्दिश रीजन बना दिया है, उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक दे दिए हैं, तो उसकी वजह से वो वहाँ फल फूल रहे हैं। तुर्की के अंदर भी उस मॉडल पर काम चल रहा है, बहुत सारे मुज़ाकरात उसमें हो चुके हैं। तो तुर्की के अंदर जो कुर्दिश लोगों की प्रॉब्लम है वो वैसी नहीं है। सीरिया में अब दुश्वारी ये हुई है कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा उनको हथियार दे दिए हैं, उसकी वजह से जो शुमाली इलाका है वो वहाँ पर एक पूरे मुल्क को बना लेना चाहते हैं।
अब तुर्की ये कहता है कि अगर आप एक अलग मुल्क बन जाएंगे तो ये उसकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हो जाएगा, और सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि ईरान के लिए भी, सीरिया के लिए भी और ख़ुद इराक़ के लिए भी। और सीरिया जो एक मुल्क है वो 2 मुल्कों में तकसीम हो जाएगा। तो तुर्की ये कहता है कि अगर मेरे बॉर्डर पर एक के बजाय 2 मुल्क बनते हैं तो उसको भी इस बात की इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो इसके बारे में गौर करे कि वो इसके बारे में क्या राय रखे। बगैर तुर्की के मशवरा लिए वहाँ पर कोई हल नहीं करना चाहिए। अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं कि वो जल्दी से वहाँ पर कोई एक ऐसा मुल्क बन जाए। अब एक ऐसा मुल्क बन जाएगा तो फिर उसको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा मगरबी ममालिक का, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, तो उससे तुर्की कमज़ोर हो जाएगा, सीरिया कमज़ोर हो जाएगा, दूसरे ममालिक। बिल्कुल वैसे ही ले लीजिए जैसे इसराइल है। इसराइल छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसको पूरी दुनिया के मगरबी ममालिक की इतनी ताकत मिल गई है कि वो दुनिया के सभी मुल्कों के से भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, और वो जैसा चाहता है, जो चाहता है कर लेता है। वो 1000 लोगों को मार दे तब भी कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो कहीं भी अपनी फौज भेज दे, कहीं भी अपना जहाज भेज दे, कहीं भी अपना बमबारी कर दे, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। एक ऐसा मुल्क बन जाना वो पूरे आलम के अमन के लिए बड़ा खतरा है। अगर आप एक और मुल्क ऐसा बनाना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं देगा, लेकिन अगर ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें इस इलाके के लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी एड्रेस किया जा सके, तो शायद इस पर बात बन सकती है। लेकिन वो एक आज़ाद मुल्क होगा नहीं होगा, उसकी शक्लें अलग अलग होंगी। तुर्को जो कुर्द आबाद जो हरकत जो उनकी जो तहरीकात हैं उनकी, उसमें हैरत की बात यह है कि ज़्यादातर तहरीकें जो हैं बहुत ही कम्युनिस्ट हैं, और उनको सपोर्ट मिलता है अमेरिका से जो प्योरली कम्युनिस्ट मुल्क है, वो कैपिटलिस्ट मुल्क है। तो आइडियोलॉजिकली 2 अलग अलग जगहों पर खड़े हुए लोग हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के लोग एक चीज़ को जब सपोर्ट करते हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि इसमें फ़ायदा किस बात का है, किन लोगों का है। तो कुर्द के जो अवाम हैं वो बहुत विक्टिम हैं इंटरनेशनल इंपेरियलिज्म के। उनको उसका एक वो बनाया गया है, मोहरा बनाया गया है। अगर वो उसका मोहरा ना बने तो तुर्क अवाम के साथ मिल करके भी वो, इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि आप ये सवाल पूछिए कि तुर्किश पार्लियामेंट के अंदर कितने मेंबर पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड कुर्दिश है। तकरीबन 100 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हैं जो कुर्दिश बैकग्राउंड के हैं। आप असातिज़ा में देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा में हज़ारों लोग हैं जो कुर्दिश बैकग्राउंड के हैं। बिजनेसमैन सब जगह पर आप देख लेंगे। तो सोसाइटी के अंदर पूरी तरह से घुले मिले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एक साथ एक मुल्क के अंदर एक साथ रह सकते हैं। फिर इसके बावजूद आप इसरार क्यों कर रहे हैं? वो दरअसल वही है कि तुर्की को बैलेंस करने के लिए एक नया शोशा वहाँ पर खड़ा रखा जाए। अब तुर्की इस बात की इजाज़त नहीं दे। तुर्की में ऐसा नहीं कि वो इससे भी इस्लाम पसंद, तुर्की की सभी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अब एक और नया मुल्क हम नहीं बनने देंगे, और ये सारे पार्टीज़ का उसमें इत्तफ़ाक़ है। बहुत सारे इदारे चलते हैं, बहुत सारे ममालिक में, और इंडिया में चलता है, और बहुत सारे ग्रुपों को दुरान साहब ने अंडर में ले लिया है। हिंदुस्तान में उसको फिर अंडर में लिया है। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि उन्होंने हिंदुस्तान के जो उनके तहत इदारे चलते हैं या इदारे उनके चल रहे हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उसमें जो कानूनी शक्ल है, अगर वो कानूनी शक्ल में तुर्की के इदारे हैं तो तुर्की को इस बात का हक़ है कि वो उनके बारे में बातचीत करे। वो डिपेंड करता है कि वो कैसे इदारे हैं। फतहुल्लाह गुलन के जो इदारे हिंदुस्तान में हैं उनके ज़ेर असर हैं या बराह रास्त उनके हैं, इस बात में थोड़ा वो है। तो हिंदुस्तानी हुकूमत का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है, दोनों के दरमियान एक मुफ़ाहमत है कि वो फतहुल्लाह गुलन के जो इदारे हैं वो उनको यहाँ चलने नहीं देगी, उसकी इजाज़त नहीं देगी। लेकिन फतहुल्लाह गुलन के डायरेक्ट इदारे कितने हैं, इस पर दोनों के दरमियान इख्तलाफ है, क्योंकि कानूनी एतबार से जो चीज़ें हैं उनको देख करके चीज़ें की जाती हैं। लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत के ताल्लुकात इस वक्त तुर्की से बहुत अच्छे हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान ने फतहुल्लाह गुलन के जो इदारे हैं उनके सिलसिले में हुकूमत तुर्की की हुकूमत के साथ अच्छा कोऑपरेशन किया है, और फ्यूचर में भी ये कोऑपरेशन जारी रहेगा। तुर्की में तालीम के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं, सभी मैदानों में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, और साइंस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, और तुर्किश ज़ुबान में, सोशल साइंसेज में, पॉलिटिकल साइंसेज में। तो 2 तरह से स्कॉलरशिप दी जाती हैं। एक तो ख़ुद
हुकूमत देती है, जो वाइतेबे उनका इदारा है उसकी तरफ से हर साल फरवरी में उसका अनाउंसमेंट होता है और जून में उसका इंटरव्यू होता है और जुलाई में उसका शायद सिलेक्शन हो जाता है। तो इस साल का तो निकल गया, अगले साल का फरवरी में आएगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ खुद बराह रास्त भी स्कॉलरशिप देती हैं। तो आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे देखना होगा कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी स्कॉलरशिप दे रही है। तो BA लेवल पर, MA लेवल पर, PhD लेवल पर, तीनों पर आता है। अब उनकी जो दियानात फाउंडेशन है, जो मजहबी इदारों की मिनिस्ट्री है, वो भी मजहबी तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए हाई स्कूल के लेवल पर स्कॉलरशिप दे रही है। जो हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए वो स्कॉलरशिप है, 1 साल के लिए, 1.5 साल, 2 साल के लिए है। उसमें भी वो जा सकते हैं। जैसे मदारिस के बच्चे हैं उनके लिए वो इसका नज़्म रखा गया है। तो बहुत सारे मौक़े अब आ रहे हैं और तुर्की के अंदर तालीम दूसरे मगरबी ममालिक के मुकाबले में सस्ती हो रही है। जो तालीम आप जाके यूरोप में हासिल करते हैं, रशिया में हासिल करते हैं, वो बहुत महंगी हो जाती है। वो तालीम आप अगर तुर्की में जाके हासिल करते हैं तो वो अगर आप बगैर स्कॉलरशिप के जाएंगे अपनी फ़ीस दे करके, तब भी वो बहुत सस्ती पड़ती है। तो इसलिए हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, पूरी दुनिया से लोग बड़ी तादाद में तुर्की तालीम हासिल करने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप के साथ भी, बगैर स्कॉलरशिप के भी। मेडिकल की तालीम जी सस्ती पड़ती है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह हम बड़ी मिन्नत शनासी के जज्बे सिर्फ तुर्की की मुख्तसर तारीख और आज पाए जाने वाले है, बल्कि उसको आलम इस्लाम के ज़माने से जोड़ते हैं। बड़े इख्तिसार के साथ कुछ ऐसे हालात बयान किए जिससे आलमी सियासत को, उस तनाज़ुर को समझने में मदद मिल सकती है। हम फिर एक मरतबा आपका शुक्रिया करते हैं और बड़े एहतराम के साथ सदर महतरम मौलाना खान सफिया रहमानी से गुजारिश करते हैं कि इस मौजूद मुहाजिर से तारीख में सुराग और आगे के साथ तलबा, आज का जो मुहाज़रा आपके सामने आया वो बहुत मालूमाती और निहायत अहम है। मुसलमान दुनिया में कहीं भी हो, दूसरे मुसलमानों से उसका क़ल्बी राब्ता हो, ये अख़ुवत इस्लामी का तक़ाज़ा है। जैसे बर्र सग़ीर के मुसलमानों को हरमैन शरीफैन से, वहाँ की हुकूमतों से मोहब्बत रही है, ताल्लुक़ रहा है, इसी तरह तुर्कों से भी एक ख़ास ताल्लुक़ हिंदुस्तानी मुसलमानों का रहा है। हालांकि हिंदुस्तान कभी खिलाफत उस्मानी का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन मुग़लों के दौर में यहाँ बाज़ाब्ता जुमा के खुतबों में उस्मानी सलातीन के नाम लिए जाते थे। गोया उनको एक तरह से अपना खलीफा समझा जाता था। और बाज़ मुग़ल हुक्मरानों ने तख्त इक़्तिदार पर बैठने के बाद अपने लिए इस्तांबुल से, जिसको ज़माने में आस्ताना कहा जाता था, और आस्ताना को ऐसे एहतराम से उसका तज़किरा होता था जैसे मक़ामात मुक़द्दसा का होता है, तो वहाँ से वह अपनी हुकूमत के लिए सनद तस्दीक़ मंगाया करते थे। जब कमाल अतातुर्क
ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया, जिन हालात में भी ख़त्म किया हो, तो जितना रद्द-ए-अमल उस पर हिंदुस्तान में हुआ, मैं समझता हूँ दुनिया के किसी और खत्ते में नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी तहरीक, खिलाफत तहरीक उसी सिलसिले में उठी और पूरे हिंदुस्तान में ऐसी आहो-फवा मुसलमानों ने बुलंद की, गोया कि हमारे इस मुल्क में, इसी दयार में मुसलमानों के साथ कोई बड़ा हादसा पेश आ गया। ये तहरीक इतनी बाअसर और बड़ी तहरीक थी कि हालांकि ये मुसलमानों का मसला था, लेकिन मुसलमानों के इस तहरीक से गैर मामूली ताल्लुक़ की बुनियाद पर महात्मा गांधी जी ने भी इस तहरीक में शमूलियत अख्तियार की, जिस पर कांग्रेस के बाद हिंदू लीडरों को एतराज़ भी था। और इसकी वजह है, मैं समझता हूँ इस्लामी तारीख़ में जितने तवील अरसा उस्मानी तुर्कों ने आलम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया है, यह खिदमत किसी और के हिस्से में नहीं है। अरबों में सबसे तवील हुकूमत अब्बासियों की रही, लेकिन अब्बासियों से भी ज़्यादा तवील हुकूमत उस्मानियों की रही। और एशिया, यूरोप, अफ्रीक़ा जो 3 बरआज़मों के अहम ममालिक का अहाता करती थी, तो इसलिए जैसे मुसलमानों का आज भी स्पेन से एक जज्बाती ताल्लुक़ है, इसी तरह उस्मानी खिलाफत से, तुर्कों से लोगों का जज्बाती ताल्लुक़ रहा है। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तुर्कों की कायदाना सलाहियत की भी तारीफ़ फरमाई है और यह भी लिखा है कि तुर्कों में इस्लाम पर जो इस्तकामत है, जितने ज़्यादा मज़ालिम, ज़्यादतियों और पाबंदियों के बावजूद तुर्क इस्लाम पर साबित कदम रहे, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। तो वाकई ख्वाहिश होती थी, कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा, लेकिन जो जदीद तुर्की है इस वक्त के जो हालात हैं उससे आम तौर पर हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं। आज के मुहाज़रे ने क़दामत से जिद्दत की तरफ और इस्लाम से इल्हाद और इल्हाद से फिर इस्लाम की तरफ तुर्की ने जो सफ़र किया है, तो उसकी एक बहुत अच्छी तस्वीर हमारे सामने आई और वाकई हम लोगों की मालूमात में बहुत सी जहतों से इजाफ़ा हुआ कि हम लोग ये समझते थे कि जो वहाँ के इस्लाम पसंद हैं वो जैसे बाज़ दूसरे मुल्कों में हैं, यानी इस्लाम के साथ शिद्दत पसंदी, और जो वहाँ के सेकुलर हैं वो इल्हाद के मामले में वो शिद्दत पसंद होंगे। तो आपकी बात से अंदाज़ा हुआ कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, बड़ी तादाद उन लोगों की है जो दोनों तबकों को साथ लेकर चलते हैं। और आज पूरी दुनिया में इसी बात की ज़रूरत है कि मुसलमान इन हालात में, जबकि मग़रिब आलम इस्लाम के रगो रेशे में पहुँच चुका है, हम एक एतदाल के साथ इस तरह इस्लाह करने की कोशिश करें कि हर तबके के लोग हमसे करें। आप हिंदुस्तान के मसले में भी इसको मुंतबिक कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोगों की सोच बाज़ दफ़ा इस तरह काम करती है कि कोई आदमी अगर ऐसा आया जो इस्लामी शायर, जिनको हमारे मुल्क की रिवायत के लिहाज से इस्लामी शायर समझा जाता है, वो नहीं है, उसने दाढ़ी नहीं रख रखी है, तो हम फ़ौरन उसके बारे में ये गुमान कर लेते हैं कि ये तो बहुत ही पक्का बददीन किस्म का आदमी है। लेकिन हमको
यकीनन इस्लामी शायर की अहमियत है, लेकिन हमको उसके दिल में झांकना चाहिए, हमको उसके दिमाग में झांकना चाहिए। बहुत से दफ़ा ऐसे लोग जो बज़ाहिर हमारी और आपकी तरह नहीं होते हैं, लेकिन उनका दिल हमसे ज़्यादा मुसलमान होता है, उनका दिमाग हमसे ज़्यादा मुसलमान होता है। जैसा आप तैयब अरदवान को देखते हैं, आप बज़ाहिर देखें तो हमारे यहाँ जो मुरवजा मेयार है, उस मेयार के लिहाज से मुझे अंदेशा है कि शायद आप 25 नंबर भी उनको देने को तैयार नहीं हैं। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने उस मुल्क में कितनी बड़ी तब्दीली की, एतदाल के साथ, मयान रबी के साथ, तमाम तबकों को साथ लेकर अब जो वहाँ फ़िज़ा पैदा की है। मैं भी 1-2 दफ़ा गया तो तसव्वुर ही नहीं था कि तुर्की ऐसा होगा जिसमें नमाज़ों का एहतमाम, बहुत सी औरतें नक़ाब वाली मिलेंगी, बहुत से मर्द और नौजवान दाढ़ी वाले मिलेंगे। सोच ही नहीं सकते थे हम लोग तो समझते थे कि वहाँ हर आदमी ऐसा होगा कि फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या ये मुसलमान हैं। लेकिन अब जो हम लोगों ने, आप लोगों ने तो बहुत गहराई से देखा है, लेकिन जो तुर्कों की कैफियत बढ़ी और मुस्तफ़ा कमाल पाशा के ज़माने में जिस तरह की पाबंदियाँ लगी और उन पाबंदियों को जिस कुव्वत के साथ नाफिज किया गया, तो अब जाकर जो वहाँ के हालात देखे तो इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क। और मैंने एक बात महसूस की तुर्कों के बारे में, मैंने एक बात ये महसूस की कि उनके अंदर अमल कितना भी हो, लेकिन दीन की अज़मत उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। दीनी शायर की, मैं वहाँ काप तोपी में गया, तोप कापी में गया तो मुस्तकिल वहाँ एक आदमी इस बात पर मामूर है, चूँकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार हैं कि वहाँ कुरान मजीद की तिलावत होती रहती है। इसके बरखिलाफ़ बाज़ दफ़ा हमें अरब माशरे में इसकी कमी महसूस होती है। मैं एक दफ़ा मक्का मुकर्रमा में बैठा हुआ था तो मैंने एक अरब को देखा कि वो पाँव फैलाया हुआ है, दोनों थोड़ा फासला रखा और बीच में ज़मीन पर कुरान मजीद को खुली हुई हालत में रखे हुआ है और फ़ोन पर भी बात कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि शेख, कुरान है ये, इसका एहतराम वाजिब है। कहने लगा अल एहतराम होना, एहतराम का ताल्लुक़ सिर्फ दिल से है। तो बादशाहों का एहतराम तो सर से पाँव तक सारे वजूद से करते हैं, लेकिन कुरान के एहतराम के लिए सिर्फ दिल है। ये कमी महसूस होती है, कुछ ऐसी सोच बना दी गई। लेकिन तुर्कों में ये बात महसूस होती है कि अमूमी तौर पर उनके यहाँ इस्लाम की अज़मत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये वहाँ के अवाम में ग़ालिबन पाई जाती है। और शायद इसी का असर है कि इतने अरसे के बाद भी उन्होंने अपने दीनी ताल्लुक़ को बाकी रखा। बहरहाल इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि तुर्की इस वक्त पूरे आलम इस्लाम के लिए एक नमूना है और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मरकज़ उम्मीद है। बल्कि आपने सच कहा कि लोगों ने उसकी ताकत से ज़्यादा उससे उम्मीदें बांध ली, चूँकि इस वक्त जो हमारा आलम इस्लाम है उसको इस्लाम से ज़्यादा किसी से अदावत नहीं है और मुसलमानों से ज़्यादा कोई उसके नज़दीक इससे बढ़कर हक़ीर और नाक़ाबिल तवज्जो नहीं है। लेकिन तुर्कों का मिजाज इससे अलग है, तो इसलिए लोगों को बड़ी उम्मीदें वहाँ से मालूम होती हैं। अल्लाह ताला फिर ऐसा वक्त लाए, मैं जब गया था तो ड्राइवर था, वह थोड़ी सी अरबी भी बोलता था। तो पहले तो मैंने उससे कमाल अतातुर्क के बारे में पूछा, तो उसने, वो ज़्यादा इस्लाम पसंद था, तो उसने कहा लानतुल्लाहि अलैहि।
फिर मुझसे कहने लगा कि यहाँ अनकरीब खिलाफत उस्मानिया दोबारा कायम होने वाली है। भाई ये उसके जज्बे की बात है, लेकिन जो नीचे दर्जे के लोग होते हैं, ड्राइवर हैं, आम काम करने वाले हैं, वो जब वो बात कहते हैं जो आवाम के आम लोगों के जहनों में होती है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र एहसान है। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब मैं वहाँ गया और टैक्सी ड्राइवर भी था, उस ज़माने में बड़ी सख्ती थी, तो मुझे ख्याल हुआ कि पता नहीं ये मुसलमान है या नहीं है। कुछ हमने ऐसा कहा, उसने समझ लिया। तो उसने कहा कि अगर आपको मालूम हो कि कोई शख्स तुर्की है तो 3 बातों का यकीन कर लीजिए, वो मुसलमान होगा, वो सुन्नी होगा, वो हनफी होगा। तो ये मिजाज वहाँ का है। और ये भी है कि बाज़ अरब ममालिक जिन्होंने मज़ाहब फ़क़हिया को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था, तो तुर्क हुकूमत चाहती है अब उसको ज़िंदा करना और ऐसी मजमा फ़क़हिया से कायम करना कि जिसमें तमाम आलम इस्लाम की नुमाइंदगी हो, अरबों की भी, अजमी ममालिक की भी और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब फ़क़हिया की भी। बहरहाल कुछ भी हो, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तैयब अर्दुगान साहब को, उनके हम ख्याल व फ़क़ा को और ताकत अता फरमाए, उस कौम की यकजहती को बरकरार रखे और साथ ही साथ इस फ़िक्र में तसलसल को बाक़ी रखे। अभी मालूम हुआ कि उन्होंने उसकी कोशिशें भी की हैं। मुझे भी वाकई इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि वहाँ बार बार फ़ौजी इनकलाब आता रहा, लेकिन इस बार कैसे ये बिल्कुल नाकाम हो गया। तो मैं ये समझ रहा था कि शायद उन्होंने फ़ौज में कुछ ऐसे लोग जो इस्लाम पसंद लोग हों, उनको वो ऊपर लाए हों, उनको ऊंचे ओहदे दिए हों। तो एक टुकड़ी ने बगावत करनी चाहिए तो दूसरे लोगों ने उसकी तायीद नहीं की होगी। लेकिन अब यह मालूम हुआ कि जिन इदारों के बल पर फ़ौज इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाती थी, उन्होंने बड़ी हिकमत और दानिशमंदी के साथ उन इदारों के ढांचे को तब्दील कर दिया, उसकी साख्त को बदल दिया। तो दुआ करनी चाहिए। मैं तो बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे दोस्त नाम मेरे से मोहतरम जनाब मौलाना उमैर अनस नदवी साहब का, कि वाकई आज उन्होंने बहुत ही मालूमाती मुहाज़रा दिया। आप यहाँ कुरान पर, हदीस पर, फ़िक़्ह पर, हिंदुस्तान के दस्तूर पर भी और इस तरह की चीज़ों पर, साइंस पर भी मुहाज़रा सुनते रहते हैं। लेकिन आज का मुहाज़रा एक अलग नौइयत का था, जिससे आलम इस्लाम के बारे में आपको मालूमात हासिल हुई। और मुझे बड़ी फ़िक्र इसकी होती है कि जब भी किसी मुस्लिम मुल्क में जाता हूँ तो देखता हूँ कि इनकी मसनूआत क्या है। ये सिर्फ ये मांगे का माल है इनके पास, या इनकी कुछ अपनी भी टेक्नोलॉजी। अब आजकल जो हमारे अरब मुल्कों मालिक हैं, उन शेखों ने को अहले मगरिब ने ये समझा दिया है कि कहाँ ये टेक्नोलॉजी और तहक़ीक़ की मशक्क़त में पड़ोगे, ऊँची ऊँची इमारतें बनाओ, टावर बनाओ। तो मैंने एक दोस्त से कहा मुत्तहिदा अरब इमारात में कि ये तो इतना बड़ा मुल्क है, इसके रेगिस्तान खाली पड़े हैं, यहाँ इतने ऊंचे टावर की क्या ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा हमारे लिए फ़ख्र की बात है, देखिए मलेशिया ने भी बनाया। तो मैंने कहा कि मलेशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी से बनाया, उनके अपने इंजीनियर्स ने बनाया है, और आपने सिवाय पैसे खर्च करने के इसमें कोई चीज़ आपकी नहीं है। तो इसमें कोई चीज़ आपके लिए फ़ख्र करने की नहीं है। दिमाग भी दूसरों का, हाथ भी दूसरों का, सामान भी दूसरों का, सिर्फ ज़मीन आपकी और पैसा आपका। तो अल्लाह ताला ऐसा वक्त लाए जब आलम इस्लाम टेक्नोलॉजी में मगरिब के
दर्जे में आ जाए, उनके बराबरी में आ जाए और उनकी इमामत करने के लायक हो जाए। अल्लाह ताला वो वक्त लाए और हम लोगों को दिखाए। मुख्तसर दुआ कर लीजिए।